उपसेनापति ने कहा, यंग मास्टर, निर्णय लेना मुश्किल है। महान सेनापति के आदेश के बिना हम दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं कर सकते। कृपया हमें माफ कर दें, यंग मास्टर। मैं तुम्हारी 7 पीढ़ियों को नष्ट कर दूंगा, आर्यन ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। जल्दी से पृथ्वी को भेजो, वरना। अभी उसकी बात भी पूरी खत्म नहीं हुई थी कि तभी शिविर का दरवाजा खुल गया। हाँ हाँ हाँ, एक हार्दिक हंसी बाहर आई और पृथ्वी उनका स्वागत करने के लिए पूरी तरह से सशस्त्र कुलीन योद्धाओं के एक समूह का नेतृत्व करते हुए बाहर निकला। फिर उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ कहा, स्वागत है यंग मास्टर। आज यंग मास्टर, आपने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, डिमन सेना को मार भगाया है और मेरे सिंह परिवार की सेना की शक्ति को बढ़ाया है। फिर पृथ्वी ने एक कदम आगे बढ़ाया और नीची आवाज में कहा, यंग मास्टर, मेरे आसपास के सभी लोग भरोसेमंद सहयोगी हैं और उनकी शक्तियां भी उच्च स्तर की हैं। आर्यन ने अपनी गर्दन चटकाई, पृथ्वी के बगल में गया और धीरे से मुस्कुराया। अचानक उसने पृथ्वी की कमर के नीचे और टांगों के बीच में एक जोरदार लात मारी। पृथ्वी इसके लिए तैयार नहीं था, जिससे उसकी टांगों के बीच गहराई में बेरहमी से एक लात लगी। क्रैक, मानो कोई अंडा जमीन पर गिरकर टूट गया हो। पृथ्वी ने अपने पैरों को दबाया, उसका शरीर झुका हुआ था, उसका चेहरा लाल हो गया था, वो इतना दर्द में था कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसकी आंखें सीधे आर्यन की ओर देख रही थीं, जो खून से लथपथ थीं। उसकी नफरत और हत्या का इरादा अतुलनीय रूप से मजबूत हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन अचानक ऐसा कोई कदम उठाएगा। वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसके बगल में मौजूद एक भरोसेमंद सहयोगी अचानक आगे बढ़ गया, लेकिन पृथ्वी के हाथ ने उसे रोक दिया। उसकी आंखों ने आर्यन की ओर देखा और कहा, मुझे नहीं पता कि मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है जो यंग मास्टर मुझे मारना चाहते हैं। आर्यन अजीब तरह से हंसा, फिर उसने अपना हाथ उठाया और अपने पैरों को थोड़ा हिलाया। यह देखकर पृथ्वी की अभिव्यक्ति तनावपूर्ण हो गई और तुरंत एक रक्षात्मक गठन का इस्तेमाल किया। हालांकि आर्यन ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी नाक खुजाने लगा। पृथ्वी की घबराहट गायब हो गई और उसने अपने दिल में राहत की सांस ली। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, आर्यन ने उसे फिर से लात मार दी। क्रैक, दूसरा अंडा भी टूट गया था। पृथ्वी ने दर्द में जमीन पर घुटने टेक दिए, उसका चेहरा लाल से सफेद हो गया। किसने सोचा होगा कि आर्यन इतना बेशर्म होगा। उसने सोचा था कि आर्यन कोई हमला करने जा रहा है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन जब उसने सोचा कि आर्यन कोई हमला नहीं करेगा, तभी उसने ऐसा किया। उससे बचाव करना असंभव था। आर्यन, पृथ्वी ने दांत भींच लिए। वो इतने ज्यादा गुस्से में था कि उसके बाल जलने ही वाले थे। उसके शरीर से खतरनाक शक्तियां बाहर निकलने लगी और उसकी 2 आंखें आर्यन को ऐसे देख रही थीं, जैसे कि वो उसे खाने जा रहा हो। आर्यन ने उसकी ओर देखा और कहा, पृथ्वी, जब तुम्हें पता है कि मैं यंग मास्टर हूँ, फिर तुम मेरे सामने घुटने क्यों नहीं टेक रहे? अब इन बेतुकी बातों को छोड़ो और जल्दी से घुटने टेको। आर्यन की आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी। फिर उसने पृथ्वी के पीछे के एलिट योद्धाओं को देखा, जो उसे लालच से देख रहे थे, और ठंड से कहा, क्या तुम लोगों ने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी? यह बोलने के बाद उसने अपना दाहिना हाथ हिलाते हुए तुरंत ड्रैगन स्लेयर को बुलाया और उसे अपने कंधे पर रख दिया। ड्रैगन स्लेयर हल्की लाल रंग की रोशनी के साथ चमक रहा था। आर्यन फिर से चिल्लाया, क्या तुम लोगों ने सुना नहीं? मैंने क्या कहा? जल्दी से घुटने टेको। इस वक्त उसकी आवाज बेहद पराक्रमी और दबंग थी। ड्रैगन स्लेयर को उसके कंधों पर देखकर सभी सैनिक घबराने लगे। किसी ने नहीं सोचा था कि आर्यन आते ही अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा और उन्हें घुटने टेकने के लिए मजबूर करेगा। पृथ्वी ने अपने दांत कस लिए, उसकी आवाज उदास हो गई और उसने तिरस्कार से कहा, आर्यन, तुम यंग मास्टर हो या नहीं, यह तय करना तुम्हारे ऊपर नहीं है। तुम फायर ग्लास शहर में सिंह परिवार के यंग मास्टर हो, लेकिन यहाँ अगर तुमने सबसे कठिन मिशन परीक्षा पूरी नहीं की, तो तुम हमें घुटनों पर बिठाने के योग्य नहीं हो। पृथ्वी की आंखें तिरस्कार से भर गईं और उसने बोलना जारी रखा, अगर तुम चाहते हो कि हम घुटने टेकें और तुम्हारी बात माने, तो तुम्हें हमें अपनी ताकत दिखानी होगी। आज मिशन का अंतिम दिन है
अगर तुम किसी डिमन बीस्ट को नहीं मार पाए हो तो तुम परीक्षा में विफल हो गए हो। अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास हमारे घुटने टिकवाने की योग्यता नहीं है और न ही तुम्हारे पास सिंह परिवार की सेना को संभालने की योग्यता है। यह बोलते हुए पृथ्वी की आंखों में नफरत झलक रही थी। मुझे नहीं लगता कि तुम इसे पूरा कर सकते हो। बेहतर होगा कि तुम खुद को शर्मिंदा ना करो और तुम जहां से आए हो वहां वापस चले जाओ। पृथ्वी ने हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया, हालांकि उसकी टांगों के बीच अभी भी दर्द हो रहा था। अलका आगे आई और बोली, पृथ्वी, लड़ाई की ताकत जो आर्यन ने अभी प्रदर्शित की, जो शक्ति उसने प्रदर्शित की, वो सिंह परिवार की सेना को अधीन करने के लिए पर्याप्त हैं। वो हमारे यंग मास्टर हैं, सिंह परिवार की सेना के असली मास्टर। जैसे ही अलका की आवाज फीकी पड़ी, वैसे ही यंग मास्टर, यंग मास्टर, यंग मास्टर। 4000 से अधिक सिंह परिवार के योद्धा एक स्वर में चिल्लाने लगे। उनकी आवाजों ने आसमान तक को हिलाकर रख दिया था। पृथ्वी ने तिरस्कार से उपहास किया और कहा, अलका, एक मिशन है। अगर थोड़ी सी लड़ाई की ताकत और शक्ति का प्रदर्शन करना पर्याप्त होता तो कोई भी कुत्ता बिल्ली अपनी ताकत दिखाकर सिंह परिवार का यंग मास्टर बन जाता। तुम अलका को बहुत गुस्सा आ गया। पृथ्वी, ज्यादा अहंकारी मत बनो। तुम सिंह परिवार के यंग मास्टर का अपमान करने की हिम्मत कर रहे हो। पृथ्वी, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अतुल और बलदेव भी आगे आए और गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, किस लिए? पृथ्वी ने हंसते हुए आर्यन की ओर देखा और कहा, क्या तुमने मिशन पूरा कर लिया है? अगर तुमने इसे पूरा नहीं किया है तो तुम यहाँ से दफा हो सकते हो। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम अपने चेहरे पर थप्पड़ खाना चाहते हो? पृथ्वी ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा और कहा, मैं थप्पड़ खाना चाहता हूँ या नहीं वो बात की बात है। अगर तुमने आज डिमन बीस्ट के सिर नहीं दिखाए तो तुम्हारा चेहरा टूट जाएगा। आर्यन धीरे धीरे कुछ कदम पीछे हट गया और हंसते हुए कहा, बहुत अच्छे, फिर देखते हैं कि किसका चेहरा टूटता हुआ है। उसी समय अलका ने आर्यन को पकड़ लिया और कहा, यंग मास्टर, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अतुल ने भी कहा, आपने पहले ही खुद को साबित कर दिया है और मिशन मूल्यांकन केवल आपके लिए खुद को साबित करने के लिए है। अब जब आपने खुद को साबित कर लिया है तो आपको किसी भी डिमन बीस्ट का सिर निकालने की जरूरत नहीं है। बलदेव ने भी कहा, यह सही है। अगर पृथ्वी इसे मानने को तैयार नहीं है तो हम इसे मान सकते हैं। उन सभी को डर इस बात का था कि लेवल 3 के डिमन बीस्ट और लेवल 4 के डिमन बीस्ट से निपटना आसान था, लेकिन लेवल 5 के डिमन बीस्ट से निपटना बेहद मुश्किल था। कुछ ही महीनों में इतने सारे डिमन बीस्ट का शिकार करना असंभव था। यह सबसे कठिन मिशन था और अब तक किसी ने इसे पूरा नहीं किया था। वो आर्यन के बारे में चिंतित थे। अगर वो डिमन बीस्ट के सिर नहीं निकाल पाया तो पृथ्वी और ज्यादा परेशानी खड़ी करेगा और आर्यन की पहचान को स्वीकार नहीं करेगा। पृथ्वी ने उन तीनों को देखा और हंसते हुए कहा, इसे स्वीकार करने का क्या फायदा है? अगर वो चाहता है कि सिंह परिवार की सेना उसकी बात माने और घुटने टेके तो उसे अपनी योग्यता साबित करनी होगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो सिंह परिवार की सेना का मास्टर बनने के लायक नहीं है। फिर उसने आर्यन की ओर देखा और हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम सिर्फ खुद का मजाक बनाने वाले हो। इससे बेहतर है कि तुम चुपचाप फायर ग्लास शहर वापस चले जाओ। आर्यन के चेहरे पर एक कातिलाना हंसी आ गई। अभी पृथ्वी ने यह निष्कर्ष निकालने की हिम्मत की कि वो पर्याप्त डिमन बीस्ट के सिर, खास तौर पर उस लेवल 5 के डिमन बीस्ट के सिर को बाहर निकालने में सक्षम नहीं होगा। जब तक आर्यन ऐसा नहीं करेगा तब तक उसके पास उसे सिंह परिवार की सेना का मास्टर ना स्वीकार करने का बहाना होगा। दरअसल जैसे अलका और बाकी लोगों ने कहा था, उसको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आर्यन के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो सिंह परिवार की सेना का दिल जीतना चाहता था और खुद को साबित करना चाहता था, ताकि वो लोग उस पर विश्वास कर सके और उसकी हर आज्ञा का दिल से पालन कर सके। इसके अलावा सिंह परिवार की सेना सत्ता में विश्वास करती थी। अगर वो उन्हें डराने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा तो वो लोग कभी भी बगावत पर उतर सकते थे, फिर चाहे वो उन्हें डराने के लिए ड्रैगन स्लेयर और खुद ड्रैगन का ही इस्तेमाल क्यों न कर ले।
इससे सिंह परिवार की सेना और उसके बीच गृहयुद्ध का माहौल बन जाएगा और वो नहीं चाहता था कि सिंह परिवार की सेना का कोई भी सैनिक मरे। इसका सीधा असर सिंह परिवार पर पड़ेगा और जो अंत में हारेगा वो सिंह परिवार होगा। सिंह परिवार पहले से ही एक अनिश्चित स्थिति में था और एक खतरनाक स्थिति में था। अगर सिंह परिवार की सेना में थोड़ी भी उथल पुथल मची तो सिंह परिवार और भी अधिक खतरे में होगा। आर्यन हल्के से मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, अगर वो देखना चाहता है तो उसे देखने दो। फिर उसने तेज आवाज में कहा, अब सभी ध्यान से देखना। उसकी आवाज अंधेर घाटी के ऊपर हवा में गूंजी। घाटी में सिंह परिवार की पूरी सेना ध्यान दे रही थी और शिविर की दीवारें भी लोगों से भरी हुई थीं। पृथ्वी ने हंसते हुए कहा, अब समय बर्बाद करना बंद करो, जल्दी करो और शुरू करो। आर्यन ने पृथ्वी की ओर देखा। अब अपनी कुत्ते जैसी आंखों को खुला रखना और ध्यान से देखना। अगले ही पल उसने अपना हाथ घुमाया और स्पेस रिंग से लेवल 3 डिमन बीस्ट के सिर बाहर निकाले। 1 मिनट से भी कम समय में पृथ्वी के सामने 100 से भी ज्यादा सिर पड़े थे। पृथ्वी फिर से हंसते हुए बोला, बस इतना ही? इस तरह के निम्न स्तर के डिमन बीस्ट को कोई भी कचरा आसानी से मार सकता है। पृथ्वी ज्यादा घमंडी मत बनो, विराट चिल्लाया। पृथ्वी ने उसकी ओर देखा तक नहीं और हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम्हारे पास मुझसे बात करने की योग्यता भी नहीं है। इस बीच आर्यन ने 10 लेवल 4 डिमन बीस्ट के सिर निकालना शुरू कर दिया। लेवल 3 और 4 डिमन बीस्ट के सिर सभी पूरे हो चुके हैं। अब केवल 5वें लेवल के डिमन बीस्ट का सिर बचा है। क्या यह पूरा हो जाएगा? यह सबसे कठिन मिशन है। उस समय आलोक सिंह, जिन्हें नंबर 1 प्रतिभा के रूप में जाना जाता था, भी इसे पूरा करने में असमर्थ था। क्या उसका बेटा इसे पूरा कर सकता है? शायद नहीं। मैं बहुत उत्साहित हूँ। हाँ, सबसे मजबूत मिशन की कठिनाई। ऐसा करने में सक्षम होने के लिए आर्यन पहले ही खुद को साबित कर चुका है। यह सही है, यह यंग मास्टर काफी मजबूत है। कोई भी लेवल 5 का डिमन बीस्ट नहीं होना चाहिए। उसके लिए उसे बाहर निकालना असंभव है। आर्यन को देखते हुए पूरी सिंह परिवार की सेना नीची आवाज में चर्चा कर रही थी। शिविर की दीवार पर खड़ी सिंह परिवार की सेना भी चर्चा कर रही थी और घाटी में मौजूद सिंह परिवार की सेना भी चर्चा कर रही थी। हर किसी का दिल उनके गले में था। वो सभी घबराए हुए थे, जवाब का इंतजार कर रहे थे। क्या आर्यन लेवल 5 के डिमन बीस्ट का सिर निकाल पाएगा? आर्यन को लगातार डिमन बीस्ट के सिर निकालते देख पृथ्वी को थोड़ी घबराहट होने लगी थी, लेकिन अचानक उसको रुकते देख उसे थोड़ी राहत मिली। फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। तुम क्यों रुक गए? जारी रखो, अभी भी लेवल 5 के डिमन बीस्ट का सिर बचा है। इन निम्न स्तर के डिमन बीस्ट को मारना कुछ भी साबित नहीं कर सकता। साबित कर सकता है तो बस तुम्हारा विफल होना और वापस फायर ग्लास शहर जाना। ओजस अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सका और वो चिल्लाया, पृथ्वी, अगर यह तुम होते तो क्या तुम इन निम्न स्तर के डिमन बीस्ट को मार पाते? बस जुबान चलाने से कुछ नहीं होता। पृथ्वी हंसा, कुत्ते, तुम्हें इतनी जल्दी एक नया मालिक मिल गया तुम? ओजस ने गुस्से में अपनी आंखें भींच लीं। उसी समय आर्यन ने सांस छोड़ी और गंभीरता से कहा, ध्यान से देखो। फिर उसने अपने दाहिने हाथ में थोड़ी शक्तियों को बहाते हुए स्पेस रिंग एक विशाल सिर को बाहर निकाला, जिसे सीधे पृथ्वी के सामने फेंक दिया। बूम! पहाड़ी शैतान का सिर एक तेज आवाज के साथ पृथ्वी के सामने गिरा। उसकी 2 खतरनाक आंखें सीधे उसे ही घूर रही थी। इस तरह के खतरनाक और शक्तिशाली डिमन बीस्ट की मौजूदगी ने पृथ्वी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वो लड़खड़ाया और अपना संतुलन खोकर नीचे गिर पड़ा। पहाड़ी शैतान, लेवल 7 का डिमन बीस्ट। हे प्रभु, पहाड़ी शैतान एक खतरनाक डिमन बीस्ट हैं। ना जाने हमने इसे कितनी बार घेरा था और मारने की कोशिश की थी, लेकिन घायल करने के अलावा हम उसे कभी नहीं मार पाए। लेकिन यंग मास्टर ने उसे मार डाला। यह वाक्य कमाल है। बहुत बहादुर। यंग मास्टर, यंग मास्टर, यंग मास्टर। उन्होंने सबसे कठिन मिशन पूरा कर लिया है। वो बहुत शक्तिशाली है। यह सिंह परिवार का यंग मास्टर, यंग मास्टर, यंग मास्टर है।
इसके बाद घाटी के बाहर, घाटी के अंदर शिविर की दीवारों पर ज्यादा से ज्यादा आवाजें चिल्लाने लगीं। यंग मास्टर, यंग मास्टर, यंग मास्टर, यंग मास्टर, यंग मास्टर, यंग मास्टर। आर्यन एक कदम आगे बढ़ा, पृथ्वी के सामने आया और अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, अब जल्दी से घुटने टेको। पृथ्वी दंग रह गया। उसकी पहाड़ी शैतान जैसी आंखों को देखते हुए वो एक पल के लिए प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे कि उसे दर्जनों बार बेरहमी से थप्पड़ मारा गया हो। वो धीरे धीरे जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसी समय आर्यन अचानक चिल्लाया, घुटने टेको। उसके पीछे सिंह परिवार की सेना पूरी तरह से उत्तेजित हो गई, बहुत ज्यादा उत्तेजित। एक विशाल ड्रैगन को वश में करना, बाघेंद्र को मारना, और अब यहाँ तक कि लेवल 7 के डिमन बीस्ट को आर्यन द्वारा मार दिया गया था। इस तरह की खतरनाक शक्तियों के प्रदर्शन ने सभी के दिलों में एक तेज लहर दौड़ा दी थी। इससे उनका खून खोलने लगा था। ओजस एक कदम आगे बढ़ा और तेज आवाज में चिल्लाया, घुटने टेक। विराट, अतुल, अलका, बलदेव और सिंह परिवार की सेना के कुछ योद्धा आगे आए और पृथ्वी पर चिल्लाते हुए बोले, घुटने टेको। इससे पृथ्वी का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया। आर्यन की ओर देखते हुए उसका मन अनिच्छा से भर गया था। उसका गुस्सा उबल रहा था और दांत किटकटा रहे थे। उसी समय दीवार के ऊपर सभी योद्धा लगातार घुटने टेकने लगे। अंधेर घाटी में सिंह परिवार के सभी सैनिक लगातार घुटने टेक रहे थे, कुछ सदमे के कारण तो कुछ प्रशंसा के कारण, कुछ आर्यन को स्वीकार करने के कारण तो कुछ उसके द्वारा आश्वस्त थे। इसके अलावा ऐसा इसलिए था क्योंकि आर्यन पहला ऐसा इंसान था जिसने सबसे कठिन मिशन को पूरा किया था। भले ही सभी ने घुटने टेक दिए हो, लेकिन पृथ्वी ने अभी तक ऐसा नहीं किया था। इससे आर्यन की आंखें सिकुड़ गई और वो एक कदम आगे बढ़ा। क्या तुम अभी भी घुटने नहीं टेकने वाले हो? इसी के साथ उसके शरीर से शक्तियां बाहर निकलने लगी। पृथ्वी ने उसे घूरा और अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। उसका गुस्सा आग की लपटों की तरह जल रहा था। आर्यन अचानक गुस्से में आ गया। उसने उसे बेरहमी से थप्पड़ मारा और बोला, मैंने तुमसे घुटने टेकने को कहा था। तेज और स्पष्ट थप्पड़ ने आसपास की सभी आवाजों को चुप करा दिया। पृथ्वी को तीसरी बार थप्पड़ मारा गया था। पहली बार उसका ध्यान भटक गया था, दूसरी बार उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसे थप्पड़ मारेगा, और इस बार ऐसा इसलिए था क्योंकि पृथ्वी दंग रह गया था। वो पहाड़ी शैतान के सिर से दंग रह गया था और आर्यन के शरीर से निकली शक्तियों से दंग रह गया था। उसका दिल अतुलनीय रूप से सदमे में था। उसके चेहरे पर एक थप्पड़ लगा। यह गर्म और अतुलनीय रूप से असहज था। इस थप्पड़ के कारण वो एक पेंग की आवाज के साथ जमीन पर घुटने टेकने लगा। उसके दिल में गुस्सा छा गया और उसने अपने दिल में बेरहमी से कहा, कुत्ते, बस थोड़ी देर रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। तुम जल्द ही मेरे सामने घुटने टेकोगे और दया की भीख मांगोगे। इसी के साथ उसने घुटने टेक दिए। उसके पीछे लगभग दर्जन भर कुलीन योद्धा भी अनिच्छा से घुटने टेक दिए। शिविर की दीवार पर सिंह परिवार की पूरी सेना ने एक साथ चिल्लाते हुए कहा, यंग मास्टर की जय हो, यंग मास्टर की जय हो, यंग मास्टर की जय हो, यंग मास्टर की जय हो। उनकी आवाजों ने आसमान को हिलाकर रख दिया था, जो बादलों के पार जाते हुए गूंज रही थी। ओजस, विराट, अतुल और बाकी सभी बहुत उत्साहित थे। उन्होंने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और चुपके से उत्साहित हो गए। बहुत खूब, हाँ हाँ हाँ, यंग मास्टर आर्यन वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। सिंह परिवार में कभी ऐसा कोई यंग मास्टर नहीं था जिसकी सिंह परिवार की सेना ने इतनी प्रशंसा की हो। उन सभी के साथ में आर्यन सिंह परिवार का सर्वोच्च शासक था। आर्यन ने एक अभिव्यक्ति का खुलासा किया, जैसे कि वो इस दुनिया का शासक था। घुटने टेकने वाली सिंह परिवार की सेना को देखते हुए वो अचानक चिल्लाया, आप सभी उठो। पृथ्वी और बाकी सभी लोग खड़े हो गए। दरवाजा खोलो, हम घाटी में प्रवेश करना चाहते हैं, आर्यन ने कहा। पृथ्वी ने अपना हाथ उठाया, यह दर्शाते हुए कि वो घाटी का द्वार नहीं खोल सकता। फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, यंग मास्टर, घाटी में अभी कुछ गड़बड़ चल रही है। यह इतने सारे लोगों को नहीं झेल सकती। इसके अलावा भले ही डिमन सेना अभी के लिए पीछे हट गई हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा चालाक हैं। वो कभी भी जवाबी हमला कर सकते हैं।
मुझे घाटी के दोनों किनारों की रक्षा के लिए सिंह परिवार की सेना की जरूरत है। उसकी बातें सुनकर अतुल को गुस्सा आ गया। पृथ्वी, क्या तुम अंधे हो? डिमन सेना का हमने पूरी तरह से सफाया कर दिया है। उनके पास जवाबी हमला करने की ताकत नहीं है, इसलिए घाटी के दोनों किनारों की रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है। बलदेव ने भी कहा, पृथ्वी, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? पृथ्वी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, जैसे उसे उनकी बातों से कुछ फर्क ना पड़ा हो। मैं महान सेनापति हूँ, मेरे पास तुम्हारी घाटी के दोनों किनारों की रक्षा करने का आदेश देने का अधिकार है, ताकि डिमन सेना को फिर से हमला करने से रोका जा सके। अंधेर घाटी 4 हिस्सों में बटी हुई थी। हर एक हिस्से यानी कि किनारे पर चारों सेनापतियों की रेड, व्हाइट, ब्लैक और ब्लू सेना तैनात होती थी। डिमन सेना से युद्ध के दौरान 3 सेनाओं की गैर मौजूदगी में पृथ्वी ने उनके हिस्सों पर भी अपनी रेड सेना तैनात कर दी थी। पृथ्वी महान सेनापति था तो उसके पास यह अधिकार था, इसलिए यह सेना के कानून का उल्लंघन नहीं था। हालांकि सबको यह पता था कि उसने यह डिमन सेना से रक्षा के लिए नहीं बल्कि अपने जाति फायदे के लिए किया था। पृथ्वी, तुम्हारे पास अभी भी वापस लौटने का मौका है, अलका ने कहा। ओजस एक अधीर व्यक्ति था और उसने सीधे कहा, तुम किस तरह के महान सेनापति हो? तुम्हारे पास हमें आदेश देने की योग्यता भी नहीं है। पृथ्वी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और सीधे आर्यन की ओर देखा। तुम्हें क्या चाहिए? आर्यन ने पूछा। आप यंग मास्टर हैं, आपकी पहचान बहुमूल्य है, तो आप उन सभी से अलग हैं। आप आराम करने के लिए घाटी में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन एक बात है, आप केवल एक व्यक्ति को अंदर ला सकते हैं। सिंह परिवार की बाकी सेना केवल घाटी के बाहर तैनात की जा सकती है, पृथ्वी ने हंसते हुए कहा। वो बस कुछ वक्त निकाल रहा था और दिनेश के आने का इंतजार कर रहा था। अब सब कुछ समय पर निर्भर था। इसके अलावा विपुल ने अंधेर घाटी के अंदर पहले से ही सब तैयारियां कर ली होंगी। पृथ्वी ने आर्यन की ओर देखा और कहा, अगर आप अंदर नहीं आना चाहते तो आप बाहर ही आराम कर सकते हैं। वो उसको उकसाने की कोशिश कर रहा था। अलका यह समझ गई। उसने आर्यन को पकड़ लिया, अपना सिर हिलाया और कहा, आर्यन, मत जाओ। यंग मास्टर, आप नहीं जा सकते। हम नहीं जा सकते। अतुल और बलदेव ने भी कहा। वो पृथ्वी के विश्वासघात से अच्छी तरह वाकिफ थे, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। भले ही उन्होंने इसे जोर से कहा हो, लेकिन अंधेर घाटी में मौजूद सिंह परिवार की सेना शायद ही उन पर विश्वास करेगी। इसके अलावा उन्हें पता था कि पृथ्वी क्या करना चाहता है। पृथ्वी ने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप में इतनी भी हिम्मत नहीं है तो फिर आप किस बात के यंग मास्टर हैं? मुझे लगता है कि वो यंग मास्टर एक कायर है। इस तरह की हिम्मत के साथ वो सिंह परिवार का यंग मास्टर बनने के योग्य कैसे हो सकता है? हाँ, चूहे की तरह कायर वो अभी भी आर्यन को उकसाने की कोशिश कर रहा था। वो अच्छे से जानता था कि कैसे किसी को उकसाया जाता है। आर्यन ने धीरे से अलका का हाथ छुड़ाया और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं जाऊंगा। मैं सिंह परिवार का यंग मास्टर हूँ, मुझे हर चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन यंग मास्टर आर्यन। सब एक कदम आगे बढ़े। यह स्पष्ट था कि अंदर एक जाल था और एक बार जब वो प्रवेश करेगा तो यह मौत का जाल होगा। पृथ्वी निश्चित रूप से आर्यन को जीवित नहीं रहने देगा। आर्यन भी उसकी इस चाल को अच्छे से समझ रहा था, लेकिन सिंह परिवार की सेना के नुकसान को कम करने के लिए, सिंह परिवार की खातिर, अपने दादा और चाचा की खातिर उसके पास कोई विकल्प नहीं था। पृथ्वी मुस्कुराया। अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा खुश था और उसने अपने मन में सोचा, बच्चे, अब तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है। आर्यन ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं अकेला जाऊंगा। जाने से पहले मुझे उनसे कुछ कहना है। पृथ्वी मुस्कुराया और बोला, यंग मास्टर, मैं अंदर आपका इंतजार करूंगा। फिर वो आत्मसंतुष्ट होकर हंसा और बगल के दरवाजे से अंधेर घाटी में चला गया। उसके जाने के बाद आर्यन ने अलका और बाकी लोगों से कहा, मेरी चिंता मत करो। मेरे अंदर जाने के बाद शाही सेना निश्चित रूप से तुम लोगों पर हमला करेगी, लेकिन आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस समय आपकी मदद करने के लिए कोई होगा। फिर उसकी नजर तनावपूर्ण हो गई
और उसने नीची आवाज में कहा, जब शाही सेना पीछे हटती है तो आप सभी अपनी पूरी ताकत से उनका पीछा करना और उनका पूरी तरह से सफाया कर देना। क्या? यंग मास्टर, कौन हमारी सहायता करने आएगा? क्या शाही सेना पहले से ही यहां है? क्या हो रहा है? उनमें से किसी को भी कुछ समझ नहीं आया कि आर्यन की योजना क्या थी। आर्यन ने वाणी की ओर देखा और कहा, उसकी बात मानना, उसे पता चल जाएगा कि हमारी मदद कौन करेगा। लेकिन याद रखना कि मैंने क्या कहा था, पूरी शाही सेना का सफाया करना बेहद जरूरी है। क्या आप लोग समझ गए? गलत नहीं, समझ में आया। वो पूरी तरह से उलझन में थे। उन्हें कुछ पता नहीं था कि आर्यन क्या करने की सोच रहा था। भला उस वक्त उनकी मदद के लिए कौन आएगा? हालांकि आर्यन ने ऐसा कहा था, इसलिए वो मानसिक रूप से भी तैयार थे। इसके अलावा ओजस ने जल्दी से सभी को अपनी ताकत इकट्ठा करने और युद्ध की तैयारी करने का आदेश दिया। सब कुछ समझाने के बाद आर्यन शांति से अंधेर घाटी में चला गया। क्या यंग मास्टर वास्तव में इसे अकेले कर सकते हैं? मुझे बुरा लग रहा है। मैं यंग मास्टर की मदद नहीं कर सकता। मैं वास्तव में दुखी हूँ। अगर उसने यंग मास्टर को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं उसे मार दूंगा, भले ही मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। शिविर की दीवार पर खड़ा पृथ्वी हंस रहा था। आर्यन को अकेले अंदर आते हुए देखकर वो गर्व महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। आर्यन, जल्दी से अपनी मौत के करीब आओ। हाँ हाँ हाँ। आर्यन घाटी के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाई, पृथ्वी की ओर देखा जो शिविर की दीवार पर शालीनता से हंस रहा था और चिल्लाया, दरवाजा खोलो। इसके बाद दरवाजा खुल गया। आर्यन ने अंदर जाते हुए आखिरी बची हीरकुंडी पिल का सेवन किया। प्रयु एनर्जी और लक मूल्य पर एक नजर डाली। उनकी संख्या देखकर उसके दिल में थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ गया। अंधेर घाटी में उसने काले कवच वाले योद्धाओं की दो पंक्तियों को काले नकाब पहने और हाथों में काले ड्रैगन के भाले पकड़े हुए देखा। वो पूरी तरह से सशस्त्र थे, क्योंकि वो आर्यन को कदम चलते देख रहे थे। जिस पल वो अंधेर घाटी में गया, उसको हत्या का एक मजबूत इरादा महसूस हुआ। काले बख्तरबंद योद्धाओं के अलावा चारों ओर एक भी सिंह परिवार का सैनिक नहीं था। उन सभी को दूर दूर तैनात किया गया था। यह किसी भी बदलाव को होने से रोकने के लिए था। काले बख्तरबंद योद्धा सभी एलिट योद्धा थे, जिन्हें पृथ्वी ने व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया था और वो उसके प्रति पूरी तरह से वफादार थे। 100 काले बख्तरबंद योद्धाओं में से प्रत्येक एक युद्धराज स्तर पर था। उनके लिए आर्यन को मारना, जो केवल युद्ध आत्मा स्तर पर था, मक्खी मारना जितना आसान था। इसके अलावा विपुल के लोग अभी भी इन काले बख्तरबंद योद्धाओं के बीच छिपे हुए थे और वो पूरी तरह से तैयार होकर आए थे। आर्यन बड़े कदमों के साथ आगे की ओर बढ़ता रहा। पृथ्वी और एक काला कपड़े पहने आदमी सेनापति के तंबू के सामने खड़े थे और उनके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि वो आर्यन को मौत की ओर कदम चलते देख रहे थे। जब वो उनके करीब आ गया तो पृथ्वी ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा, आर्यन, मानना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर हिम्मत तो है। आर्यन ने हंसते हुए कहा, सिंह परिवार की सेना सबसे पहले मेरे सिंह परिवार से संबंधित है, तो सिंह परिवार के यंग मास्टर के रूप में मेरे पास हिम्मत होना जरूरी है। हाँ हाँ हाँ। पृथ्वी ने अपना सिर उठाया और जोर से हंसा, सिंह परिवार की सेना, देखो क्या यहाँ तुम्हारे सिंह परिवार में से कोई है? आर्यन ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई और कहा, पृथ्वी, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? पृथ्वी ने जब आर्यन के हैरानी भरे भावों को देखा तो वो खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। इसका मतलब बहुत आसान है, आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। केवल तुम ही नहीं, घाटी के बाहर सिंह परिवार की सेना भी मर जाएगी। आज से इस दुनिया में कोई सिंह परिवार की सेना नहीं रहेगी। हाँ हाँ हाँ। इसी के साथ पृथ्वी फिर से जोर जोर से हंसने लगा। आर्यन ने कुछ ना समझ आने का नाटक किया और कहा, पृथ्वी, क्या तुमने सिंह परिवार के साथ विश्वासघात किया है? उसी समय उसने अपनी आवाज फैलाने के लिए ट्रयू एनर्जी का इस्तेमाल किया और अंधेर घाटी के हर कोने में फैलाया। अलग थलग पड़े सिंह परिवार की सेना के चेहरे काले हो गए। सब आपस में गाली गलौज करने लगे। पृथ्वी ने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन को ये नहीं पता होगा और जोर से हंसा। हाँ हाँ हाँ।
सिंह परिवार के साथ विश्वासघात? हाँ हाँ हाँ, क्या सच में तुम्हें अभी पता चला है? तुम्हारा सिंह परिवार नष्ट होने वाला है, फिर मैं क्यों उनके साथ नष्ट हो जाऊं? केवल शाही परिवार का अनुसरण करने से ही आपका भविष्य होगा। आर्यन, एक पक्षी घोंसला बनाने के लिए हमेशा एक अच्छा पेड़ चुनता है। क्या तुम इस तर्क को नहीं समझते हो? आर्यन ने उसकी आवाज को भी अंधेर घाटी के हर कोने में फैलाने के लिए ट्रयू एनर्जी का इस्तेमाल किया था। ये सुनकर अलग थलग पड़े सिंह परिवार के सैनिकों में हलचल मचना शुरू हो गई। सिंह परिवार की सेना ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने हमारे साथ विश्वासघात क्यों किया? जब से हमारे पूर्वजों ने सिंह परिवार की सेना की स्थापना की है, तब से कोई गद्दार नहीं रहा है। पृथ्वी, अगर तुम अभी भी वापस आते हो तो मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ हाँ, पृथ्वी अचानक जोर से हंसा, तब मैं पहला व्यक्ति बनूंगा। आर्यन, तुम मरने वाले हो और फिर भी तुम मुझे वापस लौटने के लिए राजी करना चाहते हो। तुम सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, पृथ्वी ने तिरस्कार से कहा। आर्यन के मुंह का कोना पीछे की ओर मुड़ गया और उसने कहा, क्या मैं मरने वाला हूँ? पृथ्वी हंसा, अगर तुम नहीं मरोगे तो कौन मरेगा? ओह हाँ, घाटी के बाहर सिंह परिवार की सेना भी मर जाएगी। जब वो बात कर रहे थे, उसने आसमान की ओर देखा और कहा, बस कुछ समय की बात है। काले कपड़ों वाले आदमी ने सिर हिलाया, शायद वो पहुंच गए होंगे। उसी समय घाटी के बाहर से चिल्लाने और मारने की आवाजें आने लगी। हाँ 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 हाँ, पृथ्वी बेहद खुश था और तेज तेज हंसने लगा। फिर उसने आर्यन को देखा और कहा, क्या तुमने यह सुना? क्या तुमने यह सुना? तुम्हारे सिंह परिवार की सेना रो रही है और चिल्ला रही है। हाँ हाँ हाँ, लगता है सेनापति दिनेश पहले ही आ चुका है और सिंह परिवार के सभी 4000 सैनिकों को मार डालेगा। हाँ हाँ हाँ, आर्यन, तुम्हारे जैसे कचरे को फायर ग्लास शहर में ही रहना चाहिए था, लेकिन नहीं, तुम्हारे तो खुजली मची थी सिंह परिवार की सेना में आने की। अब जब तुम बाहर थे तो तुम्हें चुपचाप फायर ग्लास शहर वापस चले जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, फिर भी तुम घाटी में अंदर आए और अब क्या मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? हाँ हाँ हाँ, पृथ्वी अतुलनीय रूप से उत्साहित और आत्मसंतुष्ट था। उसकी आंखों में सब कुछ पहले से ही तय था। आर्यन के चेहरे पर एक मुस्कान थी। जब पृथ्वी हंस रहा था तो वो भी हंस रहा था। इसके अलावा उसकी मुस्कान बहुत खतरनाक थी। पृथ्वी चौंक गया और बोला, आर्यन, क्या तुम अभी भी हंस सकते हो? अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारे सामने घुटने टेके थे, अब घुटने टेकने की बारी तुम्हारी है। उसकी आवाज में अहंकार साफ झलक रहा था। फिर उसने अपने शरीर से युद्धराज की शक्तियां बाहर निकाली और अपनी आवाज में दबाव बनाते हुए एक बार फिर चिल्लाया, जल्दी से घुटने टेको। आर्यन का शरीर धीरे धीरे कांपने लगा। एक शक्तिशाली दबाव ने उसकी चेतना और मन के सागर को कुचल दिया, मानो उसके शरीर को हजारों किलोग्राम वजनी कोई चीज दब रही हो। यह अतुलनीय रूप से असहज था। आर्यन की आंखों में एक चमक दिखी और वो तेज तेज हंसने लगा। पृथ्वी, तुम मरने वाले हो और तुम अभी भी नहीं जानते कि क्या हो रहा है? बाहर जाकर देखो कौन रो रहा है और किसके लोग चिल्ला रहे हैं और किसके लोगों का वध किया जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, क्या कहा था तुमने? मेरे साथ युद्ध करो। पृथ्वी, तुम्हारे पास मुझसे युद्ध करने की योग्यता नहीं है। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए पृथ्वी हैरान रह गया, लेकिन फिर उसने उसका मजाक उड़ाया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इससे मैं डर जाऊंगा? उसी समय घाटी के दरवाजे के ऊपर से एक सैनिक जोर से चिल्लाया, महान सेनापति, शाही सेना को एक फायर वुल्फ के विशाल झुंड ने घेर लिया है और उन्हें बुरी तरह से मार रहे हैं। इसके अलावा सेनापति अतुल और सेनापति बलदेव भी शाही सेना को घेरने और मारने के लिए 4000 से अधिक सिंह सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। जैसे ही उसकी आवाज फीकी पड़ी, पृथ्वी को एक तेज झटका लगा और वो पीछे की ओर लड़खड़ा गया। विपुल की अभिव्यक्ति भी बहुत बदल गई। उसकी आंखें सीधे आर्यन की ओर देख रही थीं। लड़के, आखिर तूने क्या किया? विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, शाही सेना ने मेरी सिंह सेना पर हमला करने की कोशिश की तो मैंने उन्हें मरवा डाला। क्या? कुत्ते, मुझे लगता है कि तुम जीने से थक गए हो।
अपने आदमियों को तुरंत पीछे हटने का आदेश दो, नहीं तो विपुल को गुस्सा आ गया। इस बार सिंह सेना पर हमला करने के लिए शाही सेना के कम से कम 30,000 योद्धा आए थे और वो सभी एलिट योद्धा थे। वो सभी शाही सेना के हुक्म के इक्के थे। अगर वो सभी नष्ट हो गए तो शाही परिवार के लिए फायर ग्लास शहर में दृढ़ रहना मुश्किल था। हाँ हाँ हाँ, आर्यन घमंड से हंसा। क्या हुआ? अभी तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और मुझे और मेरी सिंह सेना को मारने की धमकी दे रहे थे, फिर अब क्या हुआ? चलो आओ आओ, मुझे मार कर दिखाओ। पृथ्वी, क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूं? फिर अब क्या हुआ? क्या अब तुम नहीं चाहते कि मैं घुटने टेकूं? आर्यन की बातों से पृथ्वी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक पल बाद उसका गुस्सा पूरी तरह से फूट पड़ा। फिर उसकी आंखें भयावह हो गईं। उसने अपने दांत भींच लिए और लगभग चिल्लाते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर शाही सेना हार गई? तुम अभी भी मेरे हाथों में हो, तुम्हें मरने से कौन बचाएगा? तुम्हारे मरने के बाद मैं डिमन सेना को मारने के नाम पर अपनी सेना भेजूंगा। उस समय मैं सिंह सेना के सभी विद्रोही सैनिकों को मार दूंगा। इस तरह तुम फिर भी हारने वाले हो। विपुल ने चिल्लाकर कहा, उसके साथ बातों में समय बर्बाद मत करो, उसे मार डालो। मैं हार गया। आर्यन फिर से हंसने लगा। अपने इधर उधर सिंह सेना के सैनिकों को देखो और मुझे बताओ कि कौन हारा। पता नहीं कैसे, लेकिन आसपास का पूरा क्षेत्र सिंह सेना से घिरा हुआ था, जिन्हें अलग थलग कर दिया गया था। उन सभी की आंखें आग उगल रही थीं क्योंकि वो सीधे पृथ्वी को देख रहे थे। पृथ्वी घबरा गया और चिल्लाया, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? सिंह सेना की भीड़ थोड़ी कांप गई। पृथ्वी की प्रतिरोध शक्तियां बेहद शानदार थी और उसकी आवाज भर से ही सिंह सेना के सैनिकों का दिल दब गया था। इससे आर्यन को थोड़ी घबराहट महसूस हुई, लेकिन वो तुरंत चिल्लाया, जिसने विद्रोह किया वो तुम हो पृथ्वी। तुम्हें आज मरने से कोई नहीं बचा सकता। पृथ्वी ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली और चिल्लाते हुए बोला, आर्यन, मैं भी देखना चाहता हूं कि आज कौन मरता है। फिर वो काले बख्तरबंद योद्धाओं की ओर मुड़ा। ड्रैगन जाल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करो और इसे मार डालो। ड्रैगन जाल फॉर्मेशन को सिंह परिवार के पूर्वजों द्वारा बनाया गया था, यहाँ तक कि उसमें एक ड्रैगन भी फंस सकता था। हजारों वर्षों से आज तक कोई भी इसे तोड़ नहीं पाया था। इस समय घाटी के बाहर स्नो व्हाइट पागलों की तरह आगे बढ़ते हुए शाही सेना के सैनिकों को मौत के घाट उतार रहा था। उसके शरीर से लेवल 2 डिवाइन बीस्ट की शक्तियां बाहर निकल रही थी, जो बहुत ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली थी। शाही सेना के पास कोई भविष्य देखने की शक्तियां तो थी नहीं। फिर उन्हें कैसे पता चलता कि फायर वुल्फ डिमन बीस्टों का एक झुंड अचानक बाहर आ जाएगा और उन पर हमला कर देगा। इसके अलावा उनमें से हर एक लेवल 3 का डिमन बीस्ट था और यहाँ तक कि कुछ लेवल 5 के डिमन बीस्ट भी थे, जिनसे निपटना पूरी तरह से नामुमकिन था। गुस्से में पीछे हटने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। शाही सेना को पीछे हटता देख वाणी ने चिल्लाते हुए कहा, मार डालो। ओजस अपने घोड़े पर सवार था। उसके हाथ में काले रंग का एक ड्रैगन भाला था, जो जमीन पर घिस रहा था और पीछे चिंगारी छोड़ते हुए धूल उड़ा रहा था। वो एक खतरनाक अजय अग्रदूत की तरह शाही सेना की ओर बढ़ रहा था। अपने भाले की एक चाल के साथ उसने शाही सेना के एक उपसेनापति के सिर को छेद दिया। सभी को मार डालो, मार दो, मार दो। इसके बाद एक नरसंहार शुरू हो गया। शाही सेना की लड़ने की ताकत मूल रूप से शून्य थी। वुल्फों के हमले और सिंह सेना की क्रूरता ने उनकी 30,000 मजबूत शाही सेना को पूरी तरह से कुचल दिया था। युद्ध मैदान में आने से पहले आर्यन ने स्नो व्हाइट को बाहर भेज दिया था और उसे वीरान पर्वत श्रृंखला से उसकी प्रेमिका को बुलाने के लिए कहा था। इस बार स्नो व्हाइट की शक्तियां डिवाइन स्तर लेवल 2 की था, तो उसने वीरान पर्वत से लगभग सभी वुल्फों को बुला लिया था और वो सभी डिमन सेना को घेरने और मारने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन आर्यन ने उन्हें तुरंत बाहर नहीं बुलाया और युद्ध मैदान से बाहर छिप कर ही रहने के लिए कहा था, ताकि वो मुसीबत में पड़ने पर उनका हुक्म के इक्कों की तरह इस्तेमाल कर सकें। लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति पैदा ही नहीं हुई, तो उसने उन्हें खुद को छिपाने और शाही सेना से निपटने के लिए उनका उपयोग करने के लिए कहा।
युद्ध की आवाजों ने आसमान को हिलाकर रख दिया। अंधेर घाटी भी हत्या के इरादे से भरी हुई थी। महान सेनापति पृथ्वी के प्रतिरोध ने सिंह सेना को डरा दिया था। आर्यन अपने दिल में गुप्त रूप से चिंतित था। पृथ्वी के आदेश के साथ 100 काले बख्तरबंद योद्धाओं ने तुरंत एक फॉर्मेशन के बीच में आर्यन को घेर लिया था। यह ड्रैगन जाल फॉर्मेशन थी, जिसका गठन 100 युद्धराज स्तर के एलिट योद्धाओं द्वारा किया गया था। यह सिंह परिवार के पूर्वजों द्वारा शक्तिशाली ड्रैगनों को फंसाने के लिए बनाई गई थी। इसकी शक्ति अतुलनीय रूप से महान थी। आर्यन फॉर्मेशन के बीच में फंस चुका था। उसने बाहर निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर बार जब वो कोशिश करता तो उसे वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया जाता। फॉर्मेशन के रहस्य बहुत गहरे थे। आर्यन ने कभी भी फॉर्मेशन का अध्ययन नहीं किया था, इसलिए उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए उसके मूल को खोजना पड़ता था। एक बार मूल मिलने के बाद फॉर्मेशन को आसानी से तोड़ा जा सकता था। पृथ्वी बुरी तरह हंसा। आर्यन, तूने दुष्ट डिमन बीस्टों के साथ सांठगांठ की और सिंह परिवार की सेना को मार डाला। आज मैं तुम्हें मौके पर ही मार दूंगा। आर्यन की आंखें काले बख्तरबंद योद्धाओं पर टिकी हुई थी। पृथ्वी, मैं तुम्हारी माँ के साथ मिला हुआ हूँ, उसने हंसते हुए कहा। इससे पृथ्वी का गुस्सा भड़क उठा और लगभग उसके सिर से धुआं निकलने लगा था। फिर वो तेज आवाज में चिल्लाया, फॉर्मेशन की ताकत बढ़ाओ और उसे मार डालो। हाँ, काले हथियारों से लैस योद्धा हिलने लगे। मूल रूप से इसका इस्तेमाल केवल आर्यन को फंसाने के लिए किया गया था, लेकिन इस वक्त फॉर्मेशन पूरी तरह से असीम हत्या के इरादे से भरी हुई थी। फिर फॉर्मेशन के अंदर काली खतरनाक शक्तियां आर्यन की ओर बढ़ने लगी। युद्धराज स्तर हमेशा आर्यन को कुचलने में सक्षम रहा था। 100 काले बख्तरबंद युद्धराज और भी ज्यादा शक्तिशाली थे। इसके अलावा सिंह परिवार के पूर्वजों द्वारा बनाई गई ड्रैगन जाल फॉर्मेशन के साथ वे और भी ज्यादा शक्तिशाली बन गए थे। यहाँ तक कि आर्यन का ड्रैगन स्लेयर भी इसका सामना करने और उसे तोड़ने में सक्षम नहीं था। विंड शेडो स्टेप तकनीक की टेलीपोर्टेशन शक्तियां भी किसी काम की नहीं थी। पहाड़ तोड़ मुक्के और दाहिने हाथ की जादुई शक्ति का भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि सोलस्टम तकनीक को सक्रिय करना भी बेकार था। ड्रैगन जाल फॉर्मेशन द्वारा उसकी सभी शक्तियां अवरुद्ध हो चुकी थी। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? इससे बाहर निकलने के लिए आर्यन अपना दिमाग जल्दी जल्दी दौड़ाता रहा। तभी उसकी जांघ पर शक्तियों से बनी 2 तलवार लगी। ताजा खून बह निकला। उसका पूरा शरीर लड़खड़ा गया और अगर ड्रैगन शील्ड और किंग कॉन्ग शील्ड की रक्षा नहीं होती तो उसका पूरा शरीर छलनी छलनी हो जाता। हाँ, आर्यन, ड्रैगन जाल फॉर्मेशन का स्वाद कैसा लगा? ये तुम्हारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई फॉर्मेशन है। यह एक शक्तिशाली ड्रैगन को भी फंसा सकती है। इसके अलावा अब तक कोई भी इस फॉर्मेशन को तोड़ने में सक्षम नहीं है। हाँ, क्या सिंह परिवार के लोगों को मारने के लिए उनके पूर्वजों द्वारा बनाई गई फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना मजेदार नहीं है? हाँ। आर्यन पर इस हद तक हमले किए जा रहे थे कि वो सांस नहीं ले पा रहा था। इससे पृथ्वी बहुत ज्यादा खुश था और बुरी तरह से हंस रहा था। ड्रैगन जाल फॉर्मेशन के रहस्यों को कोई नहीं जानता था। यहाँ तक कि सिंह परिवार में भी किसी को नहीं पता था। फॉर्मेशन का निर्माण करने वाले सिंह परिवार के पूर्वजों के अलावा किसी को नहीं पता था कि फॉर्मेशन का मूल कहाँ था। अगर आर्यन फॉर्मेशन का मूल नहीं ढूंढ सका तो वो फॉर्मेशन को कभी भी नहीं तोड़ पाएगा। यह वो कब्र भी थी जिसे पृथ्वी ने आर्यन के लिए खोदा था। विपुल अपनी हंसी रोके बिना नहीं रह सका और बोला, सेनापति पृथ्वी, तुम्हारे विचार शानदार हैं। सिंह परिवार की फॉर्मेशन का उपयोग सिंह परिवार के लोगों को मारने के लिए करना, हाँ। यह कदम वास्तव में द्वेषपूर्ण है। मुझे यह पसंद है, लेकिन हमें जल्दबाजी करनी होगी। विपुल को चिंता थी कि शाही सेना का जल्द सफाया हो जाएगा। वही उनकी सेना की नींद थी। पृथ्वी हंसा। चिंता मत करो, एक बार देखो उसे, वो पिंजरे में कुत्ते की तरह कैद है। वो जल्द ही मरने वाला है। हाँ। तभी आसपास मौजूद सिंह सेना के सैनिकों ने एक कदम आगे बढ़ाया। उन्हें देख पृथ्वी की आवाज अचानक फूट पड़ी, तुम लोगों के लिए बेहतर होगा कि तुम इससे दूर रहो, वरना मुझे अभद्र होने के लिए दोष मत देना।
फॉर्मेशन के अंदर दो और शक्तियों से बने भाले आर्यन की बाहों में घुस गए, जिससे उसका खून बह निकला। वो अभी भी फॉर्मेशन के मूल को ढूंढ नहीं पाया था और अभी भी फॉर्मेशन को तोड़ने में असमर्थ था। ऐसा लग रहा था कि उसकी तकनीक, ताकत और शक्तियों को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया था। ड्रैगन जाल फॉर्मेशन की शक्तियां बहुत ज्यादा खतरनाक थी। पृथ्वी शालीनता से हंसा। मैंने इन काले बख्तरबंद योद्धाओं का पालन पोषण करने के लिए पूरे 10 साल बिताए, उन्हें एक साथ खाने और सोने दिया, उनकी मौन समझ को उच्चतम बिंदु तक प्रशिक्षित किया। जब एक व्यक्ति चलता है तो अन्य 99 लोग तुरंत चलते हैं। हालांकि ये अभी भी ड्रैगन जाल फॉर्मेशन की पूरी शक्तियों को जारी नहीं कर पाए हैं, लेकिन यह तुम्हारे जैसे कचरे को मारने के लिए काफी है। हा हा हा। क्या इसका स्वाद अच्छा नहीं है? अब क्या हुआ? तुम तो चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूं और माफी मांगो। अब क्या हुआ? क्या इसका स्वाद अच्छा नहीं है? हाँ हाँ हाँ, पृथ्वी ने बुरी तरह से हंसते हुए कहा। आर्यन अपनी पूरी ताकत से इसका विरोध कर रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसे फॉर्मेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो वास्तव में ऐसा करने का कोई तरीका नहीं खोज सका। इसके अलावा उसकी सभी शक्तियों को सील कर दिया गया था, जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात थी। यहाँ तक कि ड्रैगन स्लेयर भी किसी काम का नहीं था। यह भावना बहुत असहज थी। कोई मूल नहीं है, कोई मूल नहीं है, यहाँ नहीं है, वहां भी नहीं। नहीं, आर्यन का दिमाग अभी भी घूम रहा था। इस संरचना का मूल कैसे नहीं हो सकता है? यह असंभव है। मूल के बिना फॉर्मेशन का गठन संभव नहीं हो सकता। आर्यन ने अपने पैरों की ओर देखा। अचानक उसकी भौहें फड़क उठी। मैं खुद इस फॉर्मेशन का मूल हूँ। वाक्य, यह कितनी शानदार फॉर्मेशन है। बहुत प्रतिभाशाली। सिंह परिवार के पूर्वज वास्तव में बहुत चतुर है। फंसे हुए दुश्मन को फॉर्मेशन के मूल के रूप में इस्तेमाल करना वाक्य अद्भुत है। आर्यन का दिल उबल रहा था। उसी समय आर्यन का शरीर अचानक हिला और उसकी आंखें पृथ्वी पर टिक गई और चिल्लाया। सोलस्टम तकनीक, उसके शरीर की सभी शक्तियां दोगुनी हो गई। इसके बाद आर्यन ने स्पेस रिंग से एक काला राजदंड निकाला। थंडर ड्रैगन रॉड। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। थंडर ड्रैगन रॉड को पकड़े हुए उसका दाहिना हाथ अचानक हिलने लगा। फिर उसने उसे सीधे जमीन में घोंप दिया। ट्रयू एनर्जी को सक्रिय करते हुए वो चिल्लाया, शक्तिशाली थंडर। उसने ट्रयू एनर्जी को एक बड़ी मात्रा में थंडर ड्रैगन रॉड में डाला था। इसके बाद ड्रैगन थंडर रॉड पर छपे 8 बिजली ड्रैगन गर्जना करते हैं। वो सभी बाहर निकलते हैं और एक खतरनाक मोटी बिजली में बदल जाते हैं। जहां आर्यन खड़ा था, केंद्र के रूप में उन्होंने तबाही मचाना शुरू कर दी थी। इसके बाद फॉर्मेशन में एक जोरदार झटका लगा और अगले ही पल एक बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज के साथ सभी 100 काले बख्तरबंद योद्धा मारे गए। आर्यन के दिमाग में सिस्टम की लगातार 100 सूचनाएं आती रहीं, जिससे वो बहुत अच्छा महसूस करने लगा। यह अभी केवल सुप्रीम स्टेज पर है। अगर इसका एक और स्टेज बढ़ गया और ये सेमी गॉड स्टेज पर पहुंच गया तो ये कितना खतरनाक बन जाएगा। नहीं, मुझे थंडर ड्रैगन रॉड को सेमी गॉड नहीं बल्कि गॉड स्टेज पर पहुंचाना होगा, उसने खुद से कहा। 100 काले बख्तरबंद योद्धाओं के मरने के बाद उसके ही एक्सपी पॉइंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। वो बेहद हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि थंडर ड्रैगन रॉड इतना खतरनाक होगा और वास्तव में इतने बड़े पैमाने पर विनाशकारी शक्ति निकलेगा। 8 थंडर ड्रैगन गुस्से में थे। वो सभी दिशाओं में घूम रहे थे। यह दृश्य बहुत ही अद्भुत के साथ खतरनाक भी था। आर्यन अपने खून के रिसाव को महसूस किए बिना नहीं रह सका। दूर से मुखदर्शक पृथ्वी और विपुल को देखते हुए, जो एक शब्द भी नहीं बोल सके, आर्यन ने हंसते हुए कहा, अब हंसो। क्या हुआ, हंसते रहो। मेरे लिए एक बार और हंस कर दिखाओ ना। पृथ्वी स्तब्ध रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ड्रैगन जाल फॉर्मेशन अजय थी, फिर इसे कैसे तोड़ा जा सकता था? आर्यन केवल युद्धात्मा स्तर पर था, इसलिए उसकी शक्तियों के साथ इस तरह का काम करना पूरी तरह से असंभव था। ऐसा कैसा हुआ? ऐसा कैसे हुआ? पृथ्वी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह तो उसे भी नहीं पता था कि फॉर्मेशन को कैसे तोड़ना है, तो आर्यन को कैसे पता चला? फॉर्मेशन का मूल कहाँ था?
कोई नहीं जानता था, केवल सिंह परिवार के पूर्वज जिन्होंने इस फॉर्मेशन को बनाया था जानते थे। फिर आर्यन को कैसे पता चला? इसके अलावा आर्यन के हाथों में वास्तव में कौन सा हथियार था जो अतुलनीय रूप से खतरनाक 8 थंडर ड्रैगन को छोड़ने में सक्षम था? एक हमले के साथ उसने तुरंत 100 काले बख्तरबंद एलिट योद्धाओं को मार डाला था। पृथ्वी ने देखा कि काले बख्तरबंद योद्धा एक के बाद एक धूल में बदल गए। उसका दिल बार बार बैठता रहा, उसकी आंखें बेजान हो गईं और उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, यह सच नहीं है, यह बिल्कुल भी सच नहीं है। सुप्रीम स्टेज की शक्तियां बहुत ज्यादा खतरनाक थी। आसपास मौजूद सिंह सेना और भी ज्यादा हैरान थी। ड्रैगन जाल फॉर्मेशन को तोड़ने में सक्षम होने के लिए आर्यन की शक्तियां बहुत मजबूत थी। उनके दिलों में आर्यन की स्थिति एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई थी। अचानक विपुल चिल्लाया, नरक में जाओ कुत्ते! यंग मास्टर बचो! आसपास के सिंह सेना के सैनिकों ने उसे सावधान करते हुए कहा। विपुल ने अपने पंजों को हिलाया और आर्यन के सिर को पकड़ते हुए उसकी 5 उंगलियों से खतरनाक शक्तियां बाहर निकली। अगर यह पंजा आर्यन के सिर से टकराया तो उसके सिर का कचूमर बन जाएगा। आर्यन की आंखें भयावह हो गईं। उसने एक हाथ से ड्रैगन स्लेयर निकाला और उन्मादी ढंग से हंसते हुए कहा, मेरी चौड़ी तलवार लंबे समय से प्यासी है। ड्रैगन स्लेयर खूनी लाल रंग की रोशनी में चमकने लगा। फिर उसने एक कदम आगे बढ़कर विपुल का सामना किया। इसके बाद दोनों के हमले आपस में टकरा गए। ड्रैगन स्लेयर से डिमन बीस्टों की 2 गर्जनाएं निकली, एक जंगली पहाड़ी शैतान की और दूसरी एक डिवाइन बाघ की गर्जना थी। आह! विपुल बुरी तरह चिल्लाया। उसके दोनों पंजे कटकर अलग हो गए, ताजा खून बह निकला और उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। आर्यन ने तुरंत विंड शैडो स्टेप तकनीक का इस्तेमाल किया। टेलीपोर्ट। एक पल बाद वो विपुल के पीछे पहुंच गया। उसने ड्रैगन स्लेयर को वापस रखा और अपनी मुट्ठियों में शक्तियां बहाई। स्प्लिटिंग पल्स तकनीक। दोनों हथेलियां जमीन से टकराई, जमीन जोर से हिल गई और दरार पड़ गई। धरती के एक शक्तिशाली झटके से विपुल सीधे हवा में और अधिक ऊंचा उड़ गया। फिर आर्यन उछला और अपने एक हाथ को हथौड़े की तरह इस्तेमाल किया। पहाड़ तोड़ मुक्का। आर्यन के शरीर पर आदमखोर किंग कॉन्ग एप की एक छाया दिखी और उसका शक्तिशाली मुक्का सीधे विपुल के सिर से टकरा गया। एक बूम की आवाज के साथ उसका सिर फटकर अलग हो गया और आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज सुनाई दी। आर्यन, तुम्हें एक युद्धराज को मारने पर 32,000 EXP पॉइंट्स, 2,000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 10 स्ट्राइकिंग मूल्य मिले हैं। सिस्टम की आवाज लगातार गूंज रही थी और सिस्टम द्वारा उसे कई चीजें मिल रही थी जो लगभग कचरे की समान थी। आर्यन ने उनकी ओर देखा भी नहीं क्योंकि उसे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। आसपास मौजूद सिंह सेना के सैनिक एक बार फिर दंग रह गए। ड्रैगन स्लेयर का हमला, विंड शैडो स्टेप तकनीक की टेलीपोर्टेशन की गति, जानलेवा मुक्का, जो सभी बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। एक शब्द में कहे तो सब कुछ बेहद शानदार था। वो वास्तव में बहुत शानदार है। अगर मैं एक लड़की होती तो मैं यंग मास्टर से मरते दम तक प्यार करती। भाड़ में जाओ। अगर मैं लड़की होती तो क्या फिर भी तुम्हारी बारी होती? अगर तुम लड़की होती तो मैं बहुत पहले आत्महत्या कर लेता। यंग मास्टर आर्यन वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। यह एक पूर्ण नरसंहार है। हा। यंग मास्टर, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक बंदर को जन्म देना चाहता हूँ। सिंह परिवार के कुछ सैनिक इतने उत्साहित थे कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर क्या होने वाला है? आर्यन की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ, सिर्फ हमारे चैनल रोज वर्स पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM को, और दोस्तों वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसा
लग रहा है। सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर है, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर है, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। पृथ्वी की वजह से सिंह सेना को एक जोरदार झटका लगा था, लेकिन अब आर्यन के कारण सब कुछ ठीक होने की उम्मीद नजर आ रही थी। इससे उनके दिलों में उसके लिए एक अलग जगह बन गई थी। सभी सिंह सेना के सैनिकों ने तुरंत उसकी रक्षा करने के लिए उसे चारों ओर से घेर लिया। आर्यन थंडर ड्रैगन रॉड के बगल में खड़ा था और उसकी पृथ्वी की ओर देख रही थी। फिर उसने घमंड से कहा, पृथ्वी, क्या यह अच्छा है? पृथ्वी ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। उसके शरीर से निकलने वाली शक्तियां और ज्यादा भड़क उठी, जिससे सीधे उसके पास मौजूद सिंह सेना के सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। आर्यन, वो दांत पीसते हुए बोला। आर्यन के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान थी और वो हंसते हुए बोला, क्या हुआ? क्या ये तुम्हें अच्छा नहीं लगा? पृथ्वी का गुस्सा आसमान छूने लगा था। उसके शरीर से निकलने वाली शक्तियों ने उसके शरीर पर एक शक्तिशाली कवच बना दिया था। फिर उसने अपना एक हाथ उठाया और उसमें एक सुनहरा ड्रैगन भाला दिखाई दिया। फिर भाले की एक चाल के साथ उसने आसमान की ओर एक रोशनी छोड़ी। तुरंत आसमान में अनगिनत सुनहरे भाले दिखाई दिए। फिर पृथ्वी ने अपना भाला कसकर पकड़ा और सीधे आर्यन की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, आसमान में मौजूद भाले भी बढ़ रहे थे। यंग मास्टर, सावधान रहो। यंग मास्टर, सावधान रहो। चिंता मत करो, हम पृथ्वी को रोक देंगे। सिंह सेना जल्दी से उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा, आप सभी रास्ते से हट जाओ। यह बोलते हुए उसने अपना पैर उठाया और जमीन में फंसे थंडर ड्रैगन को एक ठोकर मारकर बाहर निकाला। थंडर ड्रैगन रॉड हवा में उछला और जमीन पर एक तेज आवाज के साथ गिरा। उसी पल आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया और थंडर ड्रैगन रॉड को उठाते हुए हवा में तेजी से घुमाया। आसमान से बारिश की बूंदों की तरह गिरते हुए सभी सुनहरे भाले थंडर ड्रैगन रॉड से टकरा गए, जिससे वहां एक तेज धमाका हुआ। धमाके के बीच बिजली की तेज गड़गड़ाहट सुनी जा सकती थी। आर्यन ने थंडर ड्रैगन रॉड की मदद से पृथ्वी के सुनहरे भालों की बारिश को आसानी से रोक दिया था। अगर इस तथ्य को हटा दिया जाए कि थंडर ड्रैगन रॉड एक सुप्रीम स्टेज हथियार था तो वो अब तक कब का टूट चुका होता। यह कहना गलत नहीं होगा कि आर्यन अब तक थंडर ड्रैगन रॉड की वजह से जीवित था। यह उसकी मजबूत शक्तियों का एक हिस्सा बन चुका था। अगर यह नहीं होता तो आर्यन कब का मुकाबला हार चुका होता। हालांकि बिना हथियार के लड़ना एक बेवकूफी होती, क्योंकि उन दोनों की शक्तियां समान स्तर पर नहीं थी। बेशक उसे इसका इस्तेमाल करना ही था। उसी पल आर्यन का दाहिना हाथ हिला। ड्रैगन स्लेयर को बाहर निकालते हुए और उन्मादी ढंग से हंसते हुए उसने कहा, पृथ्वी, अब तेरा नरक में जाने का समय आ चुका है। हा। ड्रैगन स्लेयर बाहर निकला। उसकी शक्तियां बेहद अलग और बहुत ही ज्यादा खतरनाक महसूस हो रही थी। वो पहले से पूरी तरह बदल चुका था। फिर आर्यन ने अपने दाहिने हाथ की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया ताकि ड्रैगन स्लेयर को एक हाथ में अच्छी तरह से उठा सके। इसके बाद उसने ड्रैगन स्लेयर तकनीक के 7 वारों का एक साथ इस्तेमाल किया। त्वचा खोल, नस तोड़, हड्डी तोड़, रक्त बर्बाद, आत्मा नष्ट, आत्मा डर और जिंदगी खात्मा। हर बार जब वो अपना ब्लेड लहराता तो आर्यन एक भयंकर कदम आगे बढ़ाता। अपने बाएं हाथ में थंडर ड्रैगन रॉड और दाहिने हाथ में ड्रैगन स्लेयर के साथ वो कदम आगे बढ़ा। 2 उच्च स्तरीय हथियारों के दमन का सामना करते हुए चाहे पृथ्वी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो इसका सामना नहीं कर पाएगा। अंत में वो एक आखिरी वार के साथ हवा में पीछे की ओर उड़ गया। टेलीपोर्ट आर्यन जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया। फिर उसने ड्रैगन स्लेयर को रखा, दोनों हाथों से थंडर ड्रैगन रॉड पर पकड़ लिया और पृथ्वी की छाती को निशाने बनाते हुए हमला किया। नरक में जाओ। बूम! एक तेज आवाज के साथ कवच को भेदते हुए
थंडर ड्रैगन रॉड सीधे पृथ्वी की छाती में घुस गया। इसके बाद आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज सुनाई दी, आर्यन, तुम्हें पृथ्वी को मारने पर 40,000 एक्सपी पॉइंट्स, 3000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 10 स्ट्राइकिंग मूल्य मिला है। आर्यन, तुम्हें एक स्पिरिचुअल मोती मिला है। स्पिरिचुअल मोती? आर्यन हैरान रह गया। पृथ्वी ज्यादा शक्तिशाली नहीं था, उसकी शक्तियां केवल युद्धराज के चरम पर थी। इसलिए आर्यन ने उस पर स्ट्राइकिंग मूल्य बर्बाद करने की कोशिश नहीं की। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि बिना स्ट्राइकिंग मूल्य के उसे स्पिरिचुअल मोती जैसी कोई अद्भुत चीज मिल जाएगी। आर्यन ने सिंह परिवार के पुस्तक भवन में स्पिरिचुअल मोती खजाने से जुड़ी बहुत सी किताबें पढ़ी थी। इसका मिलना एक खजाना मिलने से कम नहीं था। वो बहुत ज्यादा खुश था और तुरंत उसने उसकी विशेषताओं की जांच की। वस्तुतः स्पिरिचुअल मोती स्वॉर्ड स्तर लेवल 1 अर्थ स्टेज। विवरण है, यह सभी स्वॉर्ड स्पिरिट एनर्जी को अवशोषित कर सकता है और धीरे धीरे इसे परिष्कृत कर सकता है। एक बार जब यह भर जाता है तो इसे एक हथियार स्वॉर्ड में मिलाया जा सकता है और एक स्वॉर्ड स्पिरिट बनाई जा सकती है। एक स्वॉर्ड स्पिरिट अद्वितीय अस्तित्व थी। भले ही कोई कितना ही महान स्वॉर्ड योद्धा या फिर स्वॉर्ड बनाने वाले क्यों ना हो, लेकिन वो उसमें एक स्वॉर्ड स्पिरिट को जन्म नहीं दे सकते थे। स्वॉर्ड स्पिरिट एक स्वॉर्ड की आत्मा होती है और यह भी कहा जा सकता है कि यह अपनी आत्मा को मुक्त कर सकती थी। स्वॉर्ड स्पिरिट जितनी शक्तिशाली होगी, एक योद्धा की स्वॉर्ड स्किल्स उतनी ही शक्तिशाली होंगी। ये एक योद्धा को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना देती थी। वास्तव में स्पिरिचुअल मोती एक दुर्लभ खजाना था। भले ही यह किसी को मिल जाए, फिर भी एक स्वॉर्ड स्पिरिट को जन्म देना या फिर विकसित करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि इससे भी ज्यादा मुश्किल स्पिरिचुअल मोती के लिए स्वॉर्ड स्पिरिट एनर्जी को अवशोषित करना था। लेकिन चाहे कुछ भी, आर्यन इससे बहुत ज्यादा खुश था। मेरे पास एक ब्लेड और रॉड हैं, लेकिन मेरे पास अभी भी एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड की कमी है। इस तरह मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। उसी समय सिंह सेना के कई सैनिकों ने उसे घेर लिया और जमीन पर घुटने टेक कर कहा, यंग मास्टर की जय हो। इस समय आर्यन पूरी तरह से सिंह सेना का नया लीडर बन गया था और उन सभी पर विजय प्राप्त कर ली थी। आर्यन की आंखें काली हो गईं। 15,000 सिंह सेना को देखते हुए उसने ड्रैगन स्लेयर को उठाया और उसे ऊपर उठाया। फिर एक रौबदार आवाज में कहा, पूरी शाही सेना का सफाया कर दो। मारो 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 मारो। 15,000 सिंह सेना के सैनिकों ने एक स्वर में गर्जना की। फिर अंधेर घाटी के द्वार खोले गए और सभी 15,000 सिंह सेना के सैनिक बाहर शाही सेना से युद्ध करते अपने भाइयों की मदद करने के लिए आगे बढ़े। दूसरी तरफ शाही सेना का बुरा हाल था। दिनेश का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। जब उसने अंधेर घाटी के द्वार खुलते देखे तो वो तुरंत खुश हो गया। लगता है विपुल अपने मकसद में सफल हुआ है। हाँ, पृथ्वी हमें बचाने के लिए सिंह सेना के सैनिकों को ला रहा है। अब हम बच जाएंगे। दिनेश ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सिंह सेना पर हमला करने से पहले वुल्फों का एक झुंड उन पर हमला कर देगा। इसके अलावा वो सभी वुल्फ बहुत ज्यादा क्रूर थे। विशेष रूप से मादा वुल्फ, वो बेहद क्रूर थी, जैसे कि दिनेश ने उसके पिता की हत्या की हो। वो बिल्कुल भी उनका सामना नहीं कर पा रहा था। यह कुछ भी नहीं था, वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। इसके अलावा अतुल सिंह सेना के 4,000 से अधिक शिष्यों को उन्हें मारने के लिए लाया था और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। घेराबंदी से बाहर निकलने के 10 से ज्यादा प्रयासों के बाद भी वो सफल नहीं हुआ था। अतीत में उसने हमेशा सुना था कि सिंह सेना कितनी शानदार थी, लेकिन वो हमेशा इस बात को नकारता था। हालांकि वो अब कभी भी सिंह सेना की बर्बरता को नहीं भूलने वाला था। दिनेश को जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिला हो, वो सिंह सेना के सैनिकों को अंधेर घाटी से बाहर निकलता हुआ देखकर उतना खुश हो गया था। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। शाही सेना की जीत होने वाली है। सिंह सेना नष्ट होने वाली है। हाँ, अब पूरे फायर ग्लास राजवंश में शाही सेना का परचम लहराएगा। हाँ। वो अभी खुद पर गर्व महसूस कर ही रहा था कि तभी शाही सेना के एक सैनिक ने घबराते हुए कहा, नहीं सेनापति,
नहीं नहीं नहीं, यह सेनापति विपुल नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, यह सेनापति पृथ्वी भी नहीं है। दिनेश की भौहें सिकुड़ गई। उसने उसे गर्दन से पकड़ लिया और हवा में उठा दिया। अगर वो नहीं है तो यह कौन हो सकता है? क्या वो कचरा आर्यन हो सकता है? उसने चिल्लाते हुए कहा। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाता, तभी एक आसमान को चीरती हुई आवाज सुनाई दी। यह मैं हूं, उन सभी को मार डालो। दिनेश के अलावा शाही सेना में किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। आर्यन 15,000 सिंह सेना के साथ आया और हमला किया। हाँ हाँ हाँ, यंग मास्टर, आप सच में अद्भुत, अविश्वसनीय है, आप बेमिसाल है। ओजस के दिल में आर्यन के अंदर जाने से जो थोड़ी बहुत चिंता थी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। वो बहुत लंबे समय से एक सैनिक था, लेकिन उसने कभी भी इतना लापरवाह महसूस नहीं किया था जितना आज कर रहा था। पहली बार जब उसने आर्यन को नीली रेखा शिविर में चट्टान पर देखा और पूरे आत्मविश्वास से चट्टान से नीचे कूदते देखा, उस तरह का आत्मविश्वास, उस तरह का अभिमानी और दबंग आभा ओजस ने पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। वो उससे पूरी तरह से आश्वस्त था। यह भावना बेहद आरामदायक थी। आज जो कुछ भी हुआ था उससे उसका खून खौलने लगा। उसने पहले कभी अपना खून इतना गर्म महसूस नहीं किया था। केवल वो ही नहीं, अतुल, बलदेव, विराट और अलका सभी ऐसा ही महसूस कर रहे थे। आर्यन के कारण उनमें से हर एक अतुलनीय रूप से उत्साहित था। आर्यन ने उन्हें कुछ ऐसा दिया था जो शायद कोई नहीं दे सकता था। सिंह सेना की कभी हार न मानने और कभी न झुकने की भावना। इसे सेना की आत्मा, सिंह सेना की आत्मा भी कहा जाता था। आज जो हुआ वो उनके लिए अविस्मरणीय था और यह एक ऐसी लड़ाई थी जिस पर उन्हें जीवन भर गर्व रहेगा। मार दो, हत्या की आवाजों ने एक बार फिर आसमान हिला दिया। विराट ने एक ही भाले से एक शाही सैनिक को मार डाला और खुशी से चिल्लाया, यंग मास्टर पराक्रमी है, यंग मास्टर शक्तिशाली हैं, यंग मास्टर दबंग हैं। आसमान में गूंजने वाली गर्जनाओं ने सिंह सेना के हर एक सैनिक को गौरवान्वित किया। उनमें से हर एक का खून उबलने लगा था और साथ ही आर्यन की मौजूदगी ने उन्हें और ज्यादा उत्साहित कर दिया था। यह एहसास बहुत बढ़िया था। घेराबंदी छोटी से छोटी होती गई। आर्यन के 15,000 सिंह सेना के सैनिकों के साथ जुड़ने से शाही सेना ने प्रतिरोध करने की क्षमता पूरी तरह से खो दी थी। यहाँ तक कि आत्मसमर्पण करने वाली शाही सेना को भी एक बार में मार दिया जाएगा। आर्यन निश्चित रूप से एक भी शाही सेना के सैनिक को जीवित नहीं रहने देगा, निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि यह फायर ग्लास शहर के सिंह परिवार की सुरक्षा का सवाल था। यह उसके दादा और चाचा की सुरक्षा के लिए था और रूबी और छाया के लिए था। इसलिए आर्यन के दिल में उनके प्रति कोई दया नहीं थी। भले ही वो एक नरघातक पागल बन जाए, फिर भी वो संकोच नहीं करेगा। सिंह परिवार के लिए, अपने दादा रूबी और अन्य लोगों के लिए आर्यन अपनी जान भी जोखिम में डाल सकता था। कुछ घंटे बाद आसमान में अंधेरा छा गया। शाही सेना के शव पूरे मैदान में बिखरे हुए थे और सिंह सेना के लगभग किसी भी सैनिक की मृत्यु नहीं हुई थी। इस बार यह एक पूर्ण नरसंहार था। आर्यन मादा फायर किंग वुल्फ के पास गया, गहराई से झुक गया और कहा, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मैं आदेश पारित कर दूंगा, भविष्य में मैं निश्चित रूप से वीरान पर्वत श्रृंखला में किसी भी फायर वुल्फ को नहीं मारने दूंगा। अगर फायर वुल्फों के इस समूह की मदद नहीं होती तो आज का परिणाम अलग होता। आर्यन एक ऐसा व्यक्ति था जो दयालुता का भुगतान करना जानता था। मादा फायर किंग वुल्फ ने गर्जना की, जैसे कि उसने कुछ कहा हो। स्नो व्हाइट ने कहा, मास्टर, उसने कहा कि आज आपके साथ लड़ना सम्मान की बात है और वो बहुत खुश हैं। आर्यन ने स्नो व्हाइट की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं जानवरों की भाषा नहीं समझता? उसने केवल एक बार पुकारा और तुम शब्दों की इतनी लंबी लाइन बता रहे हो। वो स्नो व्हाइट ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, उसने कहा कि यह मेरी वजह से है। आर्यन ने मादा फायर किंग वुल्फ की ओर देखा और कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किसके लिए है, मुझे आपको धन्यवाद देना है, धन्यवाद। मादा फायर किंग वुल्फ ने थोड़ा सिर हिलाया, उसकी आंखें प्रशंसा से भर गईं और फिर उसने स्नो व्हाइट को देखा और पूंछ हिलाते हुए एक इशारा किया, जैसे कि वो उसके साथ संभोग करना चाहती थी। स्नो व्हाइट ने गुस्से में कहा,
मैं अभी भी जवान हूँ, ठीक है? मुझे इस तरह मत देखो, नहीं तो मैं तुम्हें काट दूंगा। हाँ हाँ हाँ। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। अंधेर घाटी पूरी शोरगुल से भर गई थी। आज की लड़ाई उनके लिए अपने शेष जीवन के लिए डींग मारने के लिए काफी थी, विशेष रूप से 4000 योद्धाओं के लिए जो खून से लथपथ थे। हालांकि यहाँ लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन फायर ग्लास शहर में लड़ाई अभी शुरू हुई थी। तंबू में आर्यन ने जमीन पर घुटनों के बल बैठे दिनेश को देखा और बुरी तरह हंसते हुए बोला, तुम लिखने जा रहे हो या नहीं? आर्यन, भले ही तुम मुझे मार दो, मैं इसे नहीं लिखूंगा। दिनेश का पूरा शरीर घायल था, लेकिन फिर भी वो अपनी बात पर अडिग था। तुरंत आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, स्नो व्हाइट, जरा इसका स्वाद एक बार और चखना। स्नो व्हाइट के नाम से ही दिनेश इतना डर गया कि उसके पैर नरम हो गए और कहा, मैं लिखूंगा। भले ही वो अब मर जाए, लेकिन वो वुल्फों को फिर से नहीं देखना चाहता था। लाखों की तादाद में वुल्फों ने उस पर ऐसी छाप छोड़ी थी कि वो फिर से उन्हें नहीं देखना चाहता था। कुछ देर बाद आर्यन के निर्देशों के अनुसार दिनेश ने एक पत्र लिखा। आर्यन ने ध्यान से देखा और पुष्टि की कि दिनेश ने कोई भी चाल नहीं चली थी। फिर वो तंबू से बाहर निकलते हुए बोला, मार डालो। तुरंत दिनेश बुरी तरह से हंसने लगा। हाँ 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 आर्यन, ये सब बेकार है, तुम्हारा सिंह परिवार नष्ट होने वाला है। फायर ग्लास शहर के 3 स्तंभ पहले ही सिंह परिवार के खिलाफ अपना कदम उठा चुके हैं। हाँ हाँ हाँ। तुम्हें भी मारे जाने में देर नहीं लगेगी। हाँ हाँ हाँ। तुम भी ज्यादा समय तक जिंदा नहीं बचोगे। अगले ही पल एक क्रैक की आवाज के साथ उसका सिर धड़ से अलग हो गया और जमीन पर लुढ़कने लगा। आर्यन, अतुल और बाकी लोग बाहर चले गए। तभी अलका ने पूछा, यंग मास्टर, अब हम क्या करें? अतुल ने भी चिंतित होते हुए कहा, कुलपति और ग्रैंड एल्डर निश्चित रूप से 3 स्तंभों के हमलों का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे और हमें शाही परिवार को भी नहीं भूलना चाहिए। विराट ने भी कहा, इसके अलावा ग्रैंड एल्डर, वो अभी बुरी तरह से घायल है। मुझे डर है कि वो कब तक जीवित हो। क्या? अलका, अतुल, बलदेव, ओजस और बाकी लोगों के चेहरे तुरंत बदल गए और उन्होंने विराट को एक साथ देखा। साफ साफ बताओ, तुम्हारा क्या मतलब है? ग्रैंड एल्डर को क्या हो गया है? विराट ने आर्यन की ओर देखा और यह देखकर कि आर्यन ने बोलने से मना नहीं किया, उसने अपने दांत कस लिए और कहा, ग्रैंड एल्डर ने 3 स्तंभों को डराने के लिए लगातार 2 बार जबरदस्ती युद्ध सम्राट की शक्तियों को जारी किया। उसके बाद यह देखने की ग्रैंड मास्टर एक युद्ध सम्राट हैं या नहीं, शाही परिवार से शिशुपाल सिंह परिवार में आया था और उससे मुकाबले के दौरान ग्रैंड एल्डर ने एक बार फिर जबरदस्ती युद्ध सम्राट की शक्तियों को जारी किया। इससे उनके शरीर और शक्तियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और अब वो अपना जीवन बढ़ाने के लिए जीवन गोली पर भरोसा कर रहे हैं। क्या ग्रैंड एल्डर एक युद्ध सम्राट नहीं बने थे? अलका का चेहरा चिंतित हो गया। आर्यन ने आगे कहा, दादाजी के ड्रैगन ब्लड की मात्रा सीमित थी और वो इसे बढ़ाने में असमर्थ थे। फिर बाकी परिवारों को दबाने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए उन्होंने युद्ध सम्राट की शक्तियां जबरन जारी की। फिर अब हमें क्या करना चाहिए? अतुल का दिमाग काम नहीं कर रहा था। उन सभी को ग्रैंड एल्डर द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया गया था और वो सभी उनके शिष्य थे। उनके महान गुरु के साथ जो कुछ भी हुआ, उसने उन्हें प्रभावित किया था। ओजस का पूरा शरीर पट्टियों में लिपटा हुआ था। तभी उसके हाथ में ड्रैगन भाला हिला और उसने चिल्लाते हुए कहा, फिर तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? हमें तुरंत फायर ग्लास शहर की ओर बढ़ना चाहिए। हाँ, यह सही है। हमें फायर ग्लास शहर की ओर बढ़ना चाहिए और उन घमंडी परिवारों को सबक सिखाना चाहिए, नहीं बल्कि उन्हें जान से मार देना सही होगा जो सिंह परिवार पर हमला करने की हिम्मत कर रहे हैं। बलदेव ने भी उत्सुकता से कहा। अलका ने आर्यन की ओर देखा, फिर थके हुए सिंह सेना के सैनिकों को देखा और बड़बड़ाया, पिछले कुछ दिनों की लड़ाई में सिंह सेना के ज्यादातर सैनिक थक गए हैं और उनके पास लड़ने की कोई ताकत नहीं बची है। पृथ्वी के विश्वासघात के कारण सिंह परिवार के 50,000 सैनिकों में से आधों की मौत हो गई थी। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि वो पूरे दिन खून से होली खेल रहे थे, वो बहुत थक गए थे और उनमें से कई जमीन पर सो रहे थे।
आर्यन इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था। विराट ने पूछा है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? आर्यन ने सांस छोड़ी, विराट को पत्र दिया और कहा, जल्दी से शाही सेना के शिविर में जाओ और इस पत्र को उनके सेनापति को देना। उन्हें बताना कि सिंह सेना ने पूरी तरह से हार स्वीकार कर ली है। दिनेश यहाँ सिंह सेना में कुछ बदलाव करने के लिए रुका है। 10 दिनों में वापस आ जाएगा और सेनापति को यह पत्र रविकांत को देने के लिए बोलना। विराट ने पत्र लिया और बिना कुछ और पूछे वो अपने घोड़े पर चढ़ गया और जल्दी से शाही सेना के शिविर की ओर निकल गया। फिर आर्यन ने कहा, हमें पहले बाकी शाही सेना को रोकना होगा। वो तुरंत इस खबर को फायर ग्लास शहर में फैला देंगे कि यहाँ क्या हुआ। इस तरह फायर ग्लास शहर में सिंह सेना का डर खत्म हो जाएगा। वो सोचेंगे कि शाही सेना जीत गई है और सिंह सेना नष्ट हो गई है। तभी अलका ने कहा, यंग मास्टर, अगर ऐसा होता है तो क्या ग्रैंड एल्डर और सिंह परिवार और भी ज्यादा खतरे में नहीं होगा? जब तक यह खबर फायर ग्लास शहर में फैलेगी तब तक तीनों स्तंभों की ताकतें और भी ज्यादा बेलगाम हो जाएंगी। उन्हें सिंह सेना द्वारा की किसी भी समय उन पर हमला करने की चिंता खत्म हो जाएगी। आर्यन ने भी इस बारे में सोचा था और कहा, मैं 1 दिन के भीतर फायर ग्लास शहर जाऊंगा। 1 दिन? यहाँ से फायर ग्लास शहर पहुँचने में कम से कम 5 दिन लगेंगे। 1 दिन में वहाँ पहुँचना बिल्कुल असंभव है, ओजस ने कहा। हाँ यंग मास्टर, ऐसा कैसे हो सकता है? बलदेव ने भी कहा। जब आर्यन यहाँ आया था तो उन्हें पूरे 10 दिन लग गए थे। भले ही वो दिन रात सबसे तेज युद्ध घोड़े की सवारी करता, फिर भी उसे 5 दिन लगेंगे। 1 दिन में पहुँचना असंभव था। आर्यन ने उत्साह से हंसते हुए कहा, क्या तुम लोग भूल गए कि तुम्हारे यंग मास्टर के पास अभी भी एक विशाल ड्रैगन की सवारी है? अगर ऐसा है तो। आर्यन को एक साथ देखते हुए हर कोई उत्साहित था। आर्यन हल्के से मुस्कुराया। उसने उन्हें आइस फायर ड्रैगन की समय सीमा के रहस्य के बारे में नहीं बताया। अगर वो उसे बुलाता है तो 2 घंटे बाद आइस फायर ड्रैगन को वापस जाना होगा और अगले 1 दिन से पहले वो उसे वापस नहीं बुला सकता था। इसके अलावा अगर उसने उसे बुलाया तो उसको डर था कि फायर ग्लास शहर पहुंचने पर वो उसका हुक्म के इक्के की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जब तीनों स्तंभ और शाही परिवार उस पर और सिंह परिवार पर हमला करेंगे, वो तब उसका इस्तेमाल करना चाहता था। हालांकि आर्यन ने इसे जोर से नहीं कहा। मैं 1 दिन के भीतर फायर ग्लास शहर वापस पहुंच जाऊंगा। यह दूसरा कदम है, लेकिन मैं अकेला तीनों स्तंभों को नहीं संभाल पाऊंगा और यहाँ तक कि आइस फायर ड्रैगन के साथ भी मुझे डर है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आप लोग तीसरा कदम हैं और मुख्य कदम भी, आर्यन ने कहा। उनमें से किसी के भी कुछ पूछने या बोलने का इंतजार किए बिना आर्यन ने आगे कहा, 5 दिन। 5 दिनों के भीतर मुझे फायर ग्लास शहर में 10,000 सैनिकों की जरूरत होगी। अब मुझे बताओ कि तुम लोगों के लिए इतना समय काफी होगा? तुम्हारे पास इससे ज्यादा वक्त नहीं होगा। तुम्हें 5 दिनों के भीतर वहां पहुंचना ही होगा। मैं उन्हें बस 5 दिनों तक ही रोक सकता हूं। अगर आप लोग समय पर नहीं पहुंच पाए तो समझना कि फायर ग्लास राजवंश में कोई सिंह परिवार नहीं होगा। समझ में आया? यह जिंदगी और मौत का आदेश था। आर्यन अच्छे से जानता था कि चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, चाहे वो अपने स्तर से ऊपर के लोगों को कितना भी क्यों ना मार सकता हो, वो अभी भी युद्ध सम्राट का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके अलावा वैदिक परिवार में युद्ध सम्राट था, ब्रह्मा परिवार में युद्ध सम्राट था, प्रजापति परिवार में युद्ध सम्राट था और शाही परिवार में तो रविकांत और उनका महान पूर्वज 2 युद्ध सम्राट मौजूद थे। आर्यन अकेले इतने सारे युद्ध सम्राटों का सामना नहीं कर सकता था। हालांकि सिंह सेना के 10,000 सैनिकों के साथ उन्हें आसानी से मारा जा सकता था। अलका ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और कहा, यंग मास्टर, चिंता मत करो, मैं 5 दिनों के भीतर जरूर पहुंच जाऊंगी। ओजस ने भी तेज आवाज में कहा, भले ही मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, फिर भी मैं फायर ग्लास शहर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, आर्यन ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और कहा, मैं फायर ग्लास शहर में आपका इंतजार करूंगा। सिंह परिवार का अस्तित्व अब आप लोगों के हाथ में है। आर्यन ने एक नजर उन सभी को देखा और इसके तुरंत बाद वाणी के साथ जल्दी वहां से निकल गया। उसने अपनी गति बढ़ाने के लिए विंड शेडो स्टेप तकनीक का इस्तेमाल किया।
दादाजी, आपको मेरे वापस आने का इंतजार करना होगा, आपको मेरा इंतजार करना होगा, उसने अपने दिल ही दिल में कहा। फिर आर्यन ने विंड शेडो स्टेप तकनीक का पूरी हद तक इस्तेमाल किया और अपनी गति को और ज्यादा बढ़ा दिया। प्रयु एनर्जी की शक्तियां उसके शरीर में जल रही थी। उसका पूरा शरीर गर्म लपटों से घिर गया था, जैसे कि उसकी शक्ति जल रही हो। वो अपने दादा, सिंह परिवार और रूबी के बारे में बहुत चिंतित था। इसी के साथ आर्यन को यह भी चिंता थी कि तीनों स्वर्ग संप्रदाय की बहनें भी इसमें शामिल हो जाएंगी। अगर ऐसा होता तो हथियारों के स्तर कुछ इस प्रकार है। इन्हें याद रखना: 1 अर्थ स्टेज 7 लेवल, 2 हेवन स्टेज 7 लेवल, 3 डिवाइन स्टेज 7 लेवल, 4 होली स्टेज 7 लेवल, 5 सुप्रीम स्टेज 7 लेवल, 6 सेमी गॉड 7 लेवल, 7 गॉड स्टेज 7 लेवल। शक्तियों का स्तर कुछ इस प्रकार है: 1 9 लेवल, 2 युद्ध मास्टर 9 लेवल, 3 युद्ध आत्मा 9 लेवल, 4 युद्ध राज 9 लेवल, 5 युद्ध बुजुर्ग 9 लेवल, 6 युद्ध सम्राट 9 लेवल, 7 सर्वस्म्राट 9 लेवल। डिमन बीस्ट का स्तर कुछ इस प्रकार है: लेवल 1 बीस्ट लेवल, 2 बीस्ट लेवल, 3 बीस्ट लेवल, 4 बीस्ट लेवल, 5 बीस्ट लेवल, 6 बीस्ट लेवल, 7 बीस्ट लेवल, 8 बीस्ट लेवल, 9 बीस्ट डिवाइन बीस्ट 9 लेवल, सैक्रेड बीस्ट 9 लेवल। अंधेर घाटी। अलका ने देखा कि आर्यन एक पल में गायब हो गया और बड़बड़ाया, उसकी गति तो एक घोड़े से भी तेज है, शायद एक विशाल ड्रैगन के बराबर। क्या तुम यंग मास्टर का पीछा कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, उनकी गति तो देखो, अगर मैं उनका पीछा करूंगा तो मेरे पैर टूट जाएंगे। यंग मास्टर की गति बिल्कुल बिजली की तरह है। आर्यन की गति देखकर सभी सिंह सेना के सैनिक कांप उठे। अतुल ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। यंग मास्टर, यह यंग मास्टर है, यह सिंह परिवार का यंग मास्टर है। क्या शून्य ड्रैगन ब्लड के साथ कोई इतना भयानक हो सकता है? क्या एक ड्रैगन स्पिरिट योद्धा उनकी बराबरी कर सकता है? आज से मैं ओजस आर्यन को केवल यंग मास्टर के रूप में पहचानूंगा। सभी का दिल प्रशंसा और उत्साह से भर गया। उनकी नजरों में आर्यन वास्तव में बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। उन्होंने ऐसा यंग मास्टर पहले कभी नहीं देखा था। ग्रैंड एल्डर ने भी ऐसा कुछ नहीं किया था और न ही नंदीश ने। पूरी सिंह सेना के दिलों में आर्यन के लिए एक अलग जगह बन चुकी थी। चलो और समय बर्बाद मत करो, चलो रात को आराम करते हैं और कल निकल जाते हैं। हमें 5 दिनों के भीतर फायर ग्लास शहर पहुंचना होगा, अलका ने कहा। फायर ग्लास शहर, सिंह परिवार। थू, वजरनाथ सिंह ने मुंह से खून थूका और एक जीवन गोली निकली। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ चुका था। नंदीश का गुस्सा आसमान छू रहा था और अपने पिता को इस हालत में देख उसका दिल अतुलनीय दर्द से भर हुआ था। पिताजी, कल की लड़ाई में मैं आपकी जगह जाऊंगा। यह दूसरा दिन था। लगातार 3 दिनों से लोग हर दिन उन्हें चुनौती देने आते थे। पहले यह प्रजापति परिवार से था, फिर यह ब्रह्मा परिवार से था। वो सभी एक युद्ध सम्राट को भेजते थे जो बारी बारी से वजरनाथ सिंह को चुनौती दे रहे थे। कल शाही परिवार से कोई होगा, एक और युद्ध सम्राट। वजरनाथ सिंह को प्रत्येक मुकाबले में युद्ध सम्राट की शक्तियां जबरन जारी करनी पड़ रही थी। हर एक मुकाबले के बाद वो गंभीर रूप से घायल होते और जिंदा रहने के लिए जीवन गोली खाते थे। जीवन गोली जो उसने अभी अभी खाई थी वो अंतिम थी। कल की लड़ाई में अगर यह फिर से ऐसा ही हुआ, भले ही उनके पास जीवन गोली हो, सब बेकार था। नंदीश को खुद से नफरत हो रही थी। अगर वो थोड़ा भी शक्तिशाली होता तो उसके पिता इस तरह की हालत से नहीं गुजरते। उसने अपनी मुट्ठी को इतना कसकर भींचा कि नाखून से उसका मांस फट गया। उसकी उंगलियों के बीच से खून बह रहा था। अपने पिता को इस हालत में देखकर उसका दिल बहुत असहज महसूस कर रहा था। अगर वो अपने पिता की जगह ले सकता तो वो अपने पिता के लिए सारा दर्द सहन कर लेता। वजरनाथ सिंह को एक खांसी और लगातार खून बहता रहा। जीवन गोली लेने के बाद उसकी आंतरिक चोटों में थोड़ा आराम मिला था, लेकिन यह केवल अस्थायी था। जीवन गोली का उपयोग केवल किसी के जीवन को बढ़ाने के लिए किया जाता था। यह मृत को फिर से जीवित नहीं कर सकती थी। अब वजरनाथ सिंह पहले ही उस बिंदु पर पहुंच चुका था जहां वो अपनी आखिरी सांसों के बीच में अटका हुआ था। अगर वो कल फिर से लड़ता है तो
तो कोई देवता भी उसे बचा नहीं पाएगा। वज्रनाथ सिंह को कई बार खांसी आई और उसने एक कमजोर आवाज में कहा, मेरी चिंता मत करो, मेरी पुरानी हड्डियां बहुत मजबूत हैं। लेकिन मुझे डर इस बात है कि मैं ऊपर जाकर अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाऊंगा। बातचीत के दौरान वज्रनाथ सिंह की आंखों का कोना आंसू से चमक उठा। अगर यह मेरे सिंह परिवार के लिए नहीं होता तो यह ऐसा नहीं होता। अगर आलोक नहीं गया होता तो ऐसा नहीं। यह सब मेरी गलती है कि मैंने उसे बहुत ज्यादा सख्त सजा दी। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा दर्द था। यही वो बात थी जिसका उसे सबसे ज्यादा पछतावा था। सिंह परिवार में पिछले 100 वर्षों में आलोक जैसा कोई शक्तिशाली, प्रतिभाशाली और ड्रैगन ब्लड के साथ कोई योद्धा पैदा नहीं हुआ था। उसकी ड्रैगन ब्लड की मात्रा 90 अंकों तक भी पहुंच गई थी, इसलिए उसके लिए एक युद्ध सम्राट बनना बस बच्चों का खेल था। अगर वो अभी भी सिंह परिवार में होता तो सिंह परिवार निश्चित रूप से ऐसा नहीं होता। इसके लिए वज्रनाथ सिंह ने खुद को दोषी ठहराया। नंदीश ने कहा, पिताजी, यह पुरानी बातें हैं, उन्हें कुरेदने से सिवाय दर्द के कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा आलोक ने वास्तव में उस समय गलत किया था। लंबे समय तक वज्रनाथ सिंह के आंसू उसके चेहरे पर बहते रहे। मैं ही हूँ जिसने उसे निराश किया, मैं ही हूँ जिसने सिंह परिवार को निराश किया। जिस समय से वो एकांत से बाहर आया था, अब तक 2 महीने से भी कम समय में ऐसा लग रहा था जैसे उसकी उम्र दर्जनों साल हो गई हो। एक ऊर्जावान बूढ़े आदमी से वो एक बूढ़े आदमी में बदल गया था, एक बूढ़ा आदमी जो अपने जीवन के अंत में था। नंदीश ने कहा, पिताजी, अब और मत कहो। अगर आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो मुझे दोष दें। मैं बेकार हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मैं ड्रैगन ब्लड की मात्रा को बढ़ाने में असमर्थ हूँ, अगले स्तर में पहुँचने में असमर्थ हूँ, मैं बेकार हूँ। यह बोलते हुए नंदीश ने एक गड़गड़ाहट के साथ जमीन पर घुटने टेक दिए और अपने चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार लिया। वो वास्तव में खुद से नफरत करता था। वो थोड़ा मजबूत क्यों नहीं हो सकता था? वो अपने पिता के साथ कुछ बोझ साझा क्यों नहीं कर सकता था? सिंह परिवार में नंदीश ने सबसे ज्यादा अभ्यास किया और सबसे कठिन ट्रेनिंग की थी। आलोक द्वारा सिंह परिवार छोड़ने के बाद उसने और भी ज्यादा मेहनत की, लेकिन उसकी शक्तियां सीमित थी और चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वो उस बंधन को तोड़ने में असमर्थ था। वज्रनाथ सिंह ने तुरंत उसे रोका और कहा, नंदीश बेटा, नहीं, तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ किया है। नंदीश ने अपनी जीभ को अपने दांतों से काटा, जिससे खून बहने लगा और वो ना रोने की पूरी कोशिश कर रहा था। जो बात मैंने तुमसे करने के लिए कही थी वो कैसी है? वज्रनाथ सिंह ने पूछा। पिताजी, मैं पहले ही अंधेर घाटी की ओर लोगों के 3 जत्थों को शहर से बाहर भेज चुका हूँ। चाहे कुछ भी हो, मैं आर्यन को वापस नहीं आने दे सकता, लेकिन मुझे खबर मिली कि पृथ्वी ने हमें धोखा दिया है। सिंह सेना ने शाही परिवार के सामने घुटने टेक दिए हैं और संभावना है कि वो सभी मारे जाएंगे। मुझे डर है कि आर्यन, नंदीश ने कहा, लेकिन वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। जब यह खबर फायर ग्लास शहर तक पहुंची तो सिंह परिवार के प्रति 3 स्तंभों और शाही परिवार का रवैया तुरंत बदल गया। उसके बाद एक चुनौतियां सामने आईं। फायर ग्लास शहर में सिंह परिवार की कुछ दुकानों को तोड़ दिया गया था और सिंह परिवार में एकमात्र चीज डिवाइन ड्रैगन महल बची थी। अगर शाही परिवार के पूर्वजों द्वारा दिए गए 3 शब्दों डिवाइन ड्रैगन महल के लिए नहीं होता तो सिंह परिवार ध्वस्त हो जाता। आह 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 आह। वज्रनाथ सिंह रात के काले आसमान को देखते हुए खून भरी खांसी खांसता रहा। अचानक उसके हाथ कांपने लगे और उसने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्ग लोक चाहता है कि मेरा सिंह परिवार मर जाए? क्या स्वर्ग चाहता है कि मैं मरूं? नंदीश ने भी वज्रनाथ सिंह की बातों पर सिर हिलाया, बिना यह सोचे कि उसने क्या कहा। उसी समय उसने गुप्त रूप से अपना मन बना लिया कि चाहे कुछ भी हो, भले ही उसे कल के मुकाबले में अपने जीवन को खोना पड़े, फिर भी वो अपने पिता की जगह पर लड़ेगा। उसके पिता अब युद्ध सम्राट की शक्तियों को जबरन जारी करना नहीं सह सकते थे। कल के मुकाबले में शाही परिवार निश्चित रूप से जीत जाएगा। जब नंदीश ने इस बारे में सोचा तो उसके दिल को एक छुरा घोंपने वाला दर्द महसूस हुआ। मैं सिंह परिवार का कुलपति हूँ, मुझे सब कुछ सहन करना होगा। शाही महल। रतन सिंह का चेहरा लाल हो गया था। वो बहुत ज्यादा खुश था
और एक मुस्कान के साथ कहा, आज सिंह परिवार द्वारा भेजे गए लोगों की मेरे द्वारा रोका और मार दिया गया है। हा 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 डॉट। वो अभी भी सिंह परिवार की सेना को खबर देना चाहते हैं? हा हा हा। नंदीश, तुम सच में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। नारद ब्रह्मा ने भी उत्साह से कहा, महामहिम, मैंने सुना है कि सिंह परिवार की सेना ने आपकी शाही सेना के सामने घुटने टेक दिए हैं, फिर भी आप उन्हें क्यों मार रहे हैं? रत्नसिंह सिंह ने हंसते हुए कहा, सिंह परिवार के लोगों को मारना मेरे लिए बहुत ज्यादा सुखद बात होती है। हा 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 हा। नारद ब्रह्मा, श्रीधर प्रजापति और रत्नसिंह जोर जोर से हंसने लगे। श्रीधर प्रजापति ने कहा, महामहिम, कल युद्ध सम्राट रविकांत और वज्रनाथ सिंह के बीच मुकाबला होगा। वज्रनाथ सिंह निश्चित रूप से इस मुकाबले में हारने वाला है। रत्नसिंह ने आत्मविश्वास से कहा, मेरे पिता आसानी से उसे निपटा देंगे। एक बार वज्रनाथ सिंह के मरने के बाद सिंह परिवार का नामो निशान मिट जाएगा। उस समय कोई सिंह परिवार नहीं होगा। उस समय ये हमारी और 3 स्तंभों की दुनिया होगी। हा 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 हा। तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। आर्यन के पैर थक गए थे और उसके पैरों के तलवों में छाले फूट चुके थे। हालांकि यह ऐसा था जैसे वो दर्द को महसूस नहीं कर पा रहा था और अभी भी अपनी पूरी ताकत के साथ भाग रहा था। उसे एक अशुभ भावना महसूस हो रही थी कि सिंह परिवार के साथ कुछ होने वाला है। वो फायर ग्लास शहर पहुंचने का इंतजार नहीं कर पा रहा था। वाणी पूरे समय उसके पीछे छिपी हुई थी। वो भी जोर से कराह रही थी और उसने आर्यन से कहा, तुम्हारे दादाजी बिल्कुल ठीक होंगे, अब कुछ देर रुक जाओ और आराम कर लो। आर्यन के बुरी तरह से कटे-फटे पैरों को देखकर उसके दिल में तेज दर्द महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। ऐसा कोई उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो अपने परिवार और अपने दादाजी की रक्षा करना चाहता था, लेकिन वो साथ ही अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके पैर अपंग हो जाएंगे। आर्यन हल्के से मुस्कुराया, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कितना दर्द हो रहा था। इसको तो वो सहन कर लेता, लेकिन अपने परिवार को खोने का दर्द सहन नहीं करना चाहता था। वो अनाथ नहीं बनना चाहता था और परिवार का एक भी सदस्य नहीं होने की भावना का अनुभव नहीं करना चाहता था। वो वास्तव में उस भावना से नफरत करता था। ये बहुत परेशान करने वाली भावना थी। उसे इस कड़ी मेहनत से जीते गए रिश्तों की रक्षा करनी थी। हालांकि वो दूसरी दुनिया से था, लेकिन वास्तव में उसने सिंह परिवार में हर चीज को अपने घर के रूप में माना था। वज्रनाथ सिंह उसका दादा था। वो उसकी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहता था और करेगा। वाणी की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। वो आर्यन की पीठ पर जाने के बजाय खुद उसे अपनी पीठ पर ले जाना चाहती थी, लेकिन आर्यन इसके लिए तैयार नहीं थी। मुझे पहुंचना ही होगा, मुझे ये करना ही होगा। आर्यन लगातार दौड़ते हुए अंदर ही अंदर बड़बड़ा रहा था। वो बहुत ज्यादा थक चुका था, लेकिन उसकी आंखें अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए दृढ़ थी। दादाजी, रूबी, तुम लोगों को मेरा इंतजार करना होगा। सिंह परिवार पहाड़ की तलहटी में छप्पर वाले आंगन में। रूबी अपने दोनों हाथों को जोड़कर और आंगन में घुटनों को टेककर रात के अंधेरे आसमान की ओर देखते हुए बड़बड़ा रही थी। भगवान, आपको यंग मास्टर की रक्षा करनी होगी। मैं बदले में अपने जीवन का उपयोग करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया यंग मास्टर की रक्षा करें। कृपया सिंह परिवार की रक्षा करें। अंधेरे में छाया ने रूबी की ओर देखा। उसकी आंखें कांप रही थीं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस बात ने रूबी को स्वर्ग से भीख मांगने के लिए अपने जीवन का उपयोग करने के लिए तैयार किया। हालांकि उसकी नजरों में रूबी दुनिया की सबसे दयालु इंसान थी। उसके दिल में आर्यन सबसे अच्छा मास्टर था जिससे वो कभी मिली थी। फिर उसने रूबी की नकल की, रात के आसमान की ओर देखा और बड़बड़ाया, अगर ऐसा संभव है तो मैं भी तैयार हूँ। उसे आशीर्वाद दें, सिंह परिवार को आशीर्वाद दें। स्वर्ग संप्रदाय, हेवन सेक्ट शाखा। हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बहन, कुछ कहो।
कल 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 रविकांत आर्यन के दादा को चुनौती देने वाला है। तारा हॉल में इधर उधर घूमते हुए बहुत ज्यादा चिंतित थी। वो तीनों स्तंभ इतने घटिया क्यों हैं? वो लोगों को इस तरह कैसे परेशान कर सकते हैं? एक के बाद एक सिंह परिवार को चुनौती देना, ये क्या है? निंदनीय, बेशर्म। वर्षा ने मेघा की ओर देखा और कहा, छोटी बहन, मैं भले ही हम तीनों में बड़ी हूं, लेकिन सबसे शक्तिशाली तुम हो। अब तुम ही इसका कुछ उपाय सोचो। हमें सिंह परिवार की मदद करनी चाहिए। तभी तारा ने तुरंत कहा, मैं अकेली उनकी मदद करने जाऊंगी। मेघा ने उन्हें देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं चाहती? क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिंह परिवार को बचाना नहीं चाहती? क्या तुम दोनों भूल गई हो कि इस आंगन के बाहर कौन पहरेदार खड़ा है? वो खुद बुर्जुग सांगरा हैं। कल उसने इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही उसने आंगन से बाहर कदम रखा, उसे बुर्जुग सांगरा ने रोक दिया था। बुर्जुग सांगरा के अलावा एक और बुजुर्ग था, एक आंतरिक दरबारी बुजुर्ग। मेघा ने उस बुजुर्ग को अभी तक देखा भी नहीं था कि वो कैसे दिखते हैं और उनकी शक्तियां कितनी हैं। तो वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। सिंह परिवार को उससे ज्यादा कोई नहीं बचाना चाहता था। वो आर्यन की बहुत एहसानमंद थी। वो उसे चुकाना चाहती थी, लेकिन वो दरवाजे से बाहर भी नहीं निकल सकती थी। अगर वो बाहर निकल भी गई तो भी वो कुछ नहीं कर सकती थी। रविकांत एक युद्ध सम्राट था। वो बिल्कुल भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसके बावजूद मेघा फिर भी उनकी मदद करना चाहती थी। आर्यन यहाँ नहीं था तो वो सिंह परिवार को बर्बाद होते हुए कैसे देख सकती थी? अगर ऐसा होता तो वो भविष्य में आर्यन का सामना कैसे करती? हफ! मेघा ने गहरी सांस ली और उसकी आंखें अंधेरी हो गईं और कहा, तुम दोनों सिंह परिवार को बचाना चाहती हो, है ना? तारा ने तुरंत कहा, हाँ, मुझे 3 स्तंभों के लोग पसंद नहीं हैं। वो गंदे, बेशर्म और बहुत ज्यादा घृणित हैं। और वो अमर, उसका वास्तव में आर्यन की मंगेतर के साथ संबंध था और यहाँ तक कि उसे यहाँ भी ले आया। मैं वास्तव में उसका चेहरा फाड़ना चाहती हूँ। वो बहुत ज्यादा बेशर्म है। वर्षा ने भी कहा, मेघा, बस मुझे बताओ कि क्या करना है। मेघा भी अमर से नाखुश थी और इरा से तो उससे भी ज्यादा नाखुश थी। वो जानती थी कि इरा आर्यन की मंगेतर थी, बल्कि पूरा फायर ग्लास शहर इसके बारे में जानता था। लेकिन शायद इरा अभी भी नहीं जानती थी और दूसरे मर्द के साथ घूम रही थी। उन दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मेघा ने कहा, मेरे बात ध्यान से सुनो। कल सुबह जब रविकांत आर्यन के दादाजी को चुनौती देगा तो वो आंतरिक दरबार का बुजुर्ग अमर और बाकी सभी वहां देखने जाएंगे। यही हमारा मौका है। वज्रनाथ सिंह को पहले भी 2 बार चुनौती दी जा चुकी थी और वो सभी वहां देखने गए थे, और यह तीसरी बार था। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि वो शाही परिवार का बुजुर्ग रविकांत था, तो वो निश्चित रूप से फिर से जाएंगे। इसलिए उनके पास यहाँ से बाहर निकलने का वो सबसे अच्छा समय होगा। बड़ी बहन, तो आपके पास पहले से ही एक योजना थी, तारा ने मुस्कुराते हुए कहा। बड़ी बहन, मुझे बताओ, क्या तुम्हें वो कमीना आर्यन पसंद है? वर्षा ने भी चिढ़ाते हुए कहा। तारा, क्या तुम्हें अभी पता चला? वो उसे बहुत पहले से पसंद करती हैं। हे। तारा शरारत से हंसी और कहा, मुझे पता था, हम तीनों बहनें एक आदमी से शादी करेंगी। यह निश्चित रूप से मजेदार होगा। मेघा ने उसे घूरते हुए देखा। तुम बिल्कुल भी गंभीर नहीं हो। तारा ने जीभ निकालकर उसे चिढ़ाया। वर्षा ने नीची आवाज में कहा, मेघा, तो फिर इरा का क्या? मेघा के भाव बदल गए, उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गई, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसने तुरंत कहा, जाओ और तैयार हो जाओ। हमें कल की लड़ाई में आर्यन के दादा और सिंह परिवार की रक्षा करनी होगी। यह हमारे लिए आर्यन का एहसान चुकाने का सबसे अच्छा वक्त है। इरा आर्यन की मंगेतर थी। वो मेघा के दिल में एक कांटा थी। यह उसके लिए अतुलनीय रूप से असहज भावना थी। हालांकि वो इसे बाहर नहीं निकाल सकती थी और उसके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं था। मेघा ने इस बारे में ना सोचने की पूरी कोशिश की और वो आर्यन से दूरी बनाए रखने की भी पूरी कोशिश कर रही थी। उसे डर था कि वो कहीं आर्यन के प्यार में ना पड़ जाए
क्योंकि फिर वो उसे कभी भुला नहीं पाएगी। साथ ही वो नहीं चाहती थी कि इरा की वजह से आर्यन को कोई परेशानी हो। शाही परिवार के एक गुप्त कमरे में शिशुपाल ने बूढ़े महान बुजुर्ग महिपाल को बताया कि रविकांत कल वज्रनाथ सिंह को चुनौती देने जा रहा है। बूढ़े पूर्वज महिपाल ने एक पल के लिए सोचा, फिर धीरे से कहा, ऐसा लगता है कि सिंह परिवार का भाग्य अब उनका साथ नहीं दे रहा है। तुम इस मामले में मत पड़ना, ना इसका समर्थन करना और ना इसका विरोध करना। मैंने रविकांत को भी यह समझाया था, लेकिन लगता है कि उसे मेरी बात समझ नहीं आई। बूढ़े पूर्वज महिपाल की तलवार जैसी भौहें थोड़ी ऊपर की ओर उठी और उसने हंसते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन खत्म होने वाला है। जब से हमारे पूर्वज ने फायर ग्लास राजवंश की स्थापना की है, तब से सिंह परिवार हमारे शाही परिवार के लिए एक सिर दर्द बना हुआ है। ड्रैगन स्लेयर की घटना भी हमारे शाही परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। उस समय भी हम सिंह परिवार को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार हम उनका पूरी तरह से सफाया कर देंगे। फायर ग्लास शहर में माहौल गर्म था। जल्द ही फेरबदल होने वाला था। सुबह के समय सड़कों पर भीड़ एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह थी। सभी एक ही दिशा में डिवाइन ड्रैगन महल की ओर भाग रहे थे। आज आखिरी मुकाबला है। अगर वज्रनाथ सिंह इस मुकाबले को जीत गया तो उसके सिंह परिवार पर कोई हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर वो हार गया तो सिंह परिवार के लिए और ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा। आज का परिणाम क्या होगा? वज्रनाथ सिंह युद्ध सम्राट की शक्तियों को जबरन जारी नहीं करेगा, जैसा कि उसने 2 दिन पहले किया था। मैंने सुना है कि उसकी शक्तियां केवल युद्ध बुजुर्ग स्तर पर है और वो युद्ध सम्राट की शक्तियों को जबरन छोड़ रहा था, जिससे उसका आंतरिक शरीर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मैंने तो यह भी सुना है कि जीवन गोली चाहे कितनी भी असरदार क्यों ना हो, यह एक ऐसी दवा नहीं है जो मृतकों को पुनर्जीवित कर सकती है। आज की लड़ाई में यह निश्चित रूप से उसकी रक्षा करने में सक्षम नहीं होगी। हर कोई आपस में आज के मुकाबले के बारे में चर्चा कर रहा था। सड़क पर आर्यध्वज हॉल के महाजन ने सिंह परिवार की ओर जाती भीड़ को देखा और एक लंबी आह भरी, सिंह परिवार खत्म होने वाला है। उसी समय एक अधेड़ उम्र का आदमी बर्फ की तरह ठंडे भाव के साथ उसके पास आया और बोला, आज तुम्हें यहाँ बुलाया गया है ताकि तुम यह देख सको कि कौन सा परिवार खत्म होने वाला है और कौन सा हो गया है। इससे ज्यादा दखलंदाजी देने की तुम्हें अनुमति नहीं है। हमारे आर्यध्वज हॉल का उद्देश्य केवल व्यापार करना है। हम किसी भी स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह बात तुम्हें अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है पैवेलियन मास्टर, महाजन ने झुकते हुए कहा। फिर वो अपने कमरे में गया और काम पर लग गया। दूसरी तरफ हेवन सेक्ट शाखा में, आप तीनों कृपया अंदर चली जाएं। मेरे लिए चीजों को मुश्किल मत करें। अगर बुजुर्ग को पता चला तो वो मुझे सजा देंगे। एक पहरेदार बुजुर्ग ने तीनों बहनों को बाहर जाने से रोका।